नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए हम जानते हैं यहाँ पे एमपीपीएससी के बारे में। और एमपीपीएससी के बारे में जानने से पहले मैं बता दूं आपको, अभी मैं आपको एग्ज़ाम की प्रोसेस यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है एमपीपीएससी यानी स्टेट पीसीएस, ठीक है, उसके बारे में मैं सारी जानकारी दूंगा। साथ ही सिलेबस के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। उसके बाद हम जो है उसकी रणनीति यानी कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी तैयारी करने की, साथ ही साथ हम जो है नोट्स कैसे बनाते हैं और आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, ये सारी प्रोसेस में एक एक करके आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी मेंस से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट यहाँ पे प्रश्न पत्र फर्स्ट से लेकर 6 तक यानी कि 6 पेपर होते हैं आपके किसमें, मेंस में। उसके बाद प्री में आपके जो है 2 पेपर होते हैं। वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। और यहाँ पे ये कोर्स जल्दी लेकर आया जा रहा है सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी लोग सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ क्या एग्ज़ाम की प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे एग्ज़ाम का सिलेबस के साथ साथ हम पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस प्रकार तैयारी करना है ताकि हमको सफलता मिल सके। उसके बाद जो है स्ट्रेटेजी तो बना लेंगे, पर हमको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स किस प्रकार बनाना है ताकि रिवीजन के लिए हमको हेल्पफुल हो। और साथ ही इसकी मुख्य कड़ी जो होती है आंसर राइटिंग होती है। तो ये सारी स्टेप्स अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है, यहाँ पे आप इसका लोगो भी देख सकते हैं मध्य प्रदेश का, इसको हिंदी में बोला जाता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो हम बात कर सकते हैं एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। संविधान तो आप जानते हैं, नहीं भी जानते तो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है, संविधान तो सुना होगा। तो संविधान में अनुच्छेद के द्वारा यानी संविधान में वर्णित जो निकाय होता है उसे बोलते हैं संवैधानिक निकाय। इसे हम जो है मेंस के हिसाब से भी पढ़ेंगे और प्री के हिसाब से भी विस्तार से पढ़ेंगे आगे चलकर, इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। साथ ही साथ ये क्या करता है, एक प्रकार का निकाय है। तो ये पदाधिकारियों जो लोक सेवक होते हैं राज्य स्तर के, उनकी नियुक्ति से रिलेटेड ये काम करता है, ठीक है। और क्या क्या करता है, सारे काम इसके हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ इसका जो वर्णन है भाग 14, संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद नंबर 315 से लेकर 323 तक इसका वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी जो आईएएस और जो आईपीएस वाले जो एग्ज़ाम होते हैं आईएफएस वाले, उससे रिलेटेड जो सेंट्रल लेवल की संस्था है, निकाय है, संवैधानिक निकाय। साथ ही जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और साथ ही स्टेट पीसीएस, इन सभी का वर्णन किया गया है भाग नंबर 14 में 315 से लेकर 323 नंबर के अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं इसकी जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आप देख सकते हैं हमारा मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 को, तो उसी समय इसकी स्थापना भी देखने को मिलती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है इंदौर में, लोक सेवा आयोग का, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। तो आपको अगर इंटरव्यू देना है या जो भी आपकी सिस्टमेटिक जो काम होगा वो होगा आपका इंदौर से, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, डॉक्टर राजेश लाल मेहरा है। इसके साथ ही इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मैंने बताया, ये जो है यूपीएससी है। यूपीएससी सेंट्रल लेवल पर काम करती है और स्टेट पीसीएस आपकी स्टेट लेवल पर। जैसे कि हमारे स्टेट में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि इसको शॉर्ट में बोला जाता है एमपीपीएससी। क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए यहाँ हमको बात करते हैं, देखिए इसकी एक ऑफिशियल साइट भी है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसके बारे में भी जानेंगे हम, उससे हमको क्या हेल्प मिल सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, SSW एजुकेशन PDF, इसकी लिंक भी दी गई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं 2000 सुपर मेंबर है और इसकी लिंक भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए एक बार मैं आपको वेबसाइट घुमा देता हूँ, थोड़ा सा मतलब वेबसाइट के दर्शन करा देते हैं। तो आपको वेबसाइट कुछ नहीं करना है, आपको एमपीपीएससी लिखना है। एमपीपीएससी लिखने के बाद आपको देखिए एमपीपीएससी मध्य प्रदेश के नाम से ये आ गया है। तो वहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इससे रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपको नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म फिल करना है एमपीपीएससी के, जो भी चीज़ें आपको, एडमिट कार्ड है, सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, इसी वेबसाइट पर। तो इस वेबसाइट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सबके पास मोबाइल रहता है, लैपटॉप रहता है, तो आप इसके बारे में आपको विजिट करते रहना है। इसको समय समय पर देखिए, यहाँ पे आपको व्हाट्स न्यू यानी कि न्यू चीज़ें जो भी रहती है वो यहाँ पे आपकी स्क्रॉल होते रहती है। तो आप इनको जो है क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बारे में आपको देखना तो और देख सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया था, देखिए अभी डॉक्टर
राजेश लाल मेहरा जी जो है, जो हमारे क्या है अध्यक्ष है एमपीपीएससी के। कब ज्वाइनिंग हुई इनकी? 15, देखिए यहाँ पे 15 दिसंबर 2021 से ही अभी वर्तमान में बने हुए हैं। चलिए इनके बारे में और बाद में देखेंगे हम, जब हम आयोग पढ़ेंगे। अभी मैं बताता हूँ आपको एमपीपीएससी के बारे में। तो एमपीपीएससी के बारे में तो मैंने बेसिक चीज़ें बता दी है। इसके द्वारा जो मध्य प्रदेश में कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, मुख्य रूप से स्टेट पीसीएस हम देखेंगे। तो राज्य आधारित जितने भी सरकारी एग्जाम होते हैं इसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। अर्ध सरकारी, इसके अलावा न्यायिक यानी सिविल जज वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं, राज्य वन सेवा के एग्जाम होते हैं, इन सभी एग्जाम को कंडक्ट कराने का जो दायित्व रहता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत एमपीपीएससी यानी कि एक संवैधानिक निकाय है इसका होता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य अधीनस्थ सेवाएं, इनका आयोजन भी इसी के द्वारा किया जाता है, इंदौर के द्वारा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। सबसे मुख्य जो परीक्षा है जिसके बारे में हम अभी विस्तार से बात करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा। और इसके साथ ही एक और परीक्षा का आयोजन किया जाता है, मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा। तो इन दोनों परीक्षाओं को साथ में आयोजन किया जाता है। मतलब जैसे आप अगर प्री देते हो, आपको मैं बताऊंगा अभी स्टेप, तो प्री साथ में होता है दोनों का। मेंस की अगर बात करें तो इसका सिस्टम अलग हो जाता है मेंस का, क्योंकि इसमें साइंस वाला सिस्टम होता है और इसका सिस्टम अलग रहता है। तो मुख्य रूप से हम इसकी बात करेंगे स्टेट परीक्षा की, है ना, राज्य सेवा परीक्षा की। तो यहाँ देखिए वर्ष 2017 की बात करें तो इसके बाद प्रारूप में परिवर्तन किया गया है। जैसे कि जो राज्य वन सेवा है और राज्य सेवा परीक्षा है, इन दोनों को अलग अलग पहले कंडक्ट किया जाता था, परंतु अब इनके प्रारूप में परिवर्तन करके दोनों को एक साथ यहाँ फॉर्म फिल किया जाता है। फॉर्म फिल करते समय भी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, और यहाँ पे आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। अच्छा, राज्य वन सेवा के लिए आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, और मतलब एक प्रकार से बैठने जो परीक्षा है उसमें बैठने की पात्रता होना चाहिए, तभी आप जो है दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित मतलब यहाँ पे टिक कर सकते हो, नहीं तो आपको स्टेट परीक्षा बस देना होगा। इसके अलावा आपको एमपीपीएससी की परीक्षा देने के लिए स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अगर ग्रेजुएशन नहीं भी है, लास्ट ईयर आपका चल रहा है, तो कुछ नियम शर्तों जो कि आयोग के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, उसके आधार पर आप आखिरी साल यानी कि सेकेंड ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, थर्ड ईयर आपका रनिंग है, तो उसमें आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, अपने आप को प्रूव करने के लिए, ठीक, आवेदन फिल कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा देखिए इसको मुख्य रूप से हम एमपीपीसीएस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब लोक सेवा जो आयोग है उसके अंतर्गत जो भी एम्प्लॉय भर्ती किए जाएंगे उसे लोक सेवा अधिकारी या फिर उसे हम बोल सकते हैं लोक सेवक। क्या बोल सकते हैं? लोक सेवक, सिविल सर्वेंट बोलते हैं ना। तो एमपीपीएससी के अंतर्गत आप जो है नौकरी प्राप्त करें या यूपीएससी के अंतर्गत नौकरी प्राप्त करें, दोनों के अंतर्गत क्या कहलाएंगे? लोक सेवक। यानी कि इन दोनों संस्थाओं के द्वारा लोक सेवकों की भर्ती यानी सिविल सर्वेंट जो जनता के सेवक होते हैं, ले देखिए एक अधिकारी जनता का सेवक होता है, तो उसकी भर्ती की जा रही ना, किसके द्वारा? एमपीपीएससी और यूपीएससी के द्वारा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लोक सेवक। और लोक सेवक क्या होता है? एक ऐसा सरकारी अधिकारी होता है जो कि सरकारी काम को करता है, जिसको केंद्र के द्वारा या राज्य के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और उसके रूप में प्रतिफल भी उनको दिया जाता है, सैलरी जिसे हम बोलते हैं। चलिए, यहाँ कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो कि एमपीपीएससी के अंतर्गत भर्ती की जाती है और उनसे रिलेटेड कुछ पोस्ट होती है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासनिक जो विभाग होता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, उसके अंतर्गत डेप्यूटी कलेक्टर जो उप जिला अधिकारी होता है कलेक्टर के नीचे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एसडीएम बोलते हैं ना। एसडीएम मतलब डेप्यूटी कलेक्टर की यहाँ पे भर्ती की जाती है। होम पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप देखोगे तो डीएसपी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसकी भर्ती की जाती है। इसके अलावा कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे कमर्शियल टैक्स ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, इन पदों पर यहाँ पे भर्ती की जाती है। अब किस पद पर कौन सी वैकेंसी निकल रही है, ये चीज़ उस वर्ष की नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर या एक्सटेंशन ऑफिसर यहाँ पे जो है पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही लेबर डिपार्टमेंट में लेबर ऑफिसर और असिस्टेंट लेबर ऑफिसर। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट एनवायरमेंट जो डेवलपमेंट है या डिपार्टमेंट है, उसमें हम देखें तो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर बनते हैं, ठीक है, सीएमओ जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट या डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो एडिशनल असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जनपद पंचायत डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफिसर, बीडीओ जिसे हम बोलते हैं। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? ये डिपार्टमेंट के अंतर्गत। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नायब तहसीलदार बन सकते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में मध्य प्रदेश सब ऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस, ये देखने को मिलता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताया कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है इसके द्वारा भर्ती की जाती है और कौन कौन सी पोस्ट होती है, वो चीज़ें हमने देखें। चलिए अब बात करते हैं एग्ज़ाम की प्रोसेस।
मतलब जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है इसके द्वारा स्टेट परीक्षा जो ली जाती है, राज्य सेवा परीक्षा, उसके अंतर्गत हमको कितनी स्टेप देखने को मिलती है? तो इसके अंतर्गत हमको मुख्य रूप से 3 स्टेप देखने को मिलती है। प्री यानी प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद मेंस जिसे हम मुख्य परीक्षा बोल सकते हैं, इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। तो प्री के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा एक छन्ना का काम करता है। छन्ना मतलब आप देख सकते हैं इससे निकल कर आपको जाना है तभी आप मेंस दे सकते हैं। तो प्री एक प्रकार का क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, परंतु मेंस और इंटरव्यू आपके जो है जो आपकी मेरिट बनती है, मेरिट में आपके दोनों का अहम रोल होता है, मेंस का भी और इंटरव्यू का भी। तो आपको देखने को मिलेगा प्री में 2 मुख्य पेपर होते हैं, एक तो होता है GS1 और एक होता है आपका सी सेट मतलब सिविल सेवा एप्टीट्यूड, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, और GS1 मतलब जनरल स्टडी का जो है 10 यूनिट यहाँ पे होती है। तो आपका जो राज्य सेवा परीक्षा इसके अंतर्गत जो पहला पेपर है GS1, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन मतलब हर एक के 2 नंबर यानी कि 200 नंबर। इन 200 नंबर में से आपको 75% के ऊपर आपको लेना होता है, तब आपका जो है प्री में क्वालिफाइंग आप कहे जाते हैं। तो प्री में आप क्वालिफाई होते हैं तो मेंस की आप परीक्षा देने लायक यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। जब आप मेंस में क्वालिफाई होते हैं तो आपको इंटरव्यू देने को मिलता है। इंटरव्यू में फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है इन दोनों के आधार पर, ठीक है। इसमें आप अगर अच्छे नंबर ले आते हो मेंस में तो सिंपल सी बात, आपको इंटरव्यू में जो है ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आपको गोला, देखिए ऑफलाइन एग्जाम होते हैं जहाँ पे 4 में से आपको एक गोला काला करना होता है। नेक्स्ट जो होता है आपका ये मेंस के अंतर्गत आपके 6 पेपर होते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक प्रकृति के होते हैं, और रिटर्न आपको लिखकर यहाँ पे कॉपी मिलती है, ठीक है, और उस कॉपी में आपको उतने आंसर लिखना है जितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और उनके नंबर भी डिफाइन होते हैं और साथ ही साथ उनकी लाइन्स भी डिफाइन होती है। उसके बाद ये जो होता है इंटरव्यू का मौखिक होता है। तो चलिए एक एक करके हम जो है प्री, मेंस और इंटरव्यू की थोड़ी सी ओवरव्यू जान लेते हैं और कुछ चीज़ें और विस्तार से जानेंगे। चलिए प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत अगर देखें तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहली बात होती है विज्ञप्ति जारी की जाती है। अब विज्ञप्ति जारी कहाँ की जाएगी? जैसे कि मैंने बताया आपको, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट, एग्जामिनेशन, देखिए एग्जामिनेशन कैलेंडर की अगर बात करें, देखिए एग्जामिनेशन कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप देखोगे तो अभी आपका 2023 चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो 2023 के लिए देखिए यहाँ पे ये जो परीक्षा आयोजित हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आयोजित हुई थी। देखिए राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 वाला जो एग्ज़ाम था वो 21 मई को आयोजित हुआ है। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ और चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब आपको देखने को मिलेगा 2023 के लिए यहाँ कैलेंडर देखने को मिलेगा। 2023 की जो परीक्षा है उसके लिए कैलेंडर नहीं आया है, तो कभी कभी आप जाकर यहाँ पे इस कैलेंडर को देखते रहा करो। साथ ही साथ आपको सिलेबस, स्कीम, सैंपल क्वेश्चन, एग्जामिनेशन रूल्स क्या है, ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिलती है। हालांकि मैं अभी विस्तार से पूरी चीज़ें बताऊंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, आपको जो भी नोटिफिकेशन आती है वो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन नाम का एक टैब दिख रहा है, इसमें आपको देखिए कॉल लेटर है। अगर व्यू ऑल करके देखोगे तो यहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। चलिए विज्ञप्ति जारी हो गई। विज्ञप्ति जारी होने के लगभग 15-20 दिन के पश्चात जो आवेदन है वो ऑनलाइन आवेदन फिल किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको फिल करना है। आप राज्य सेवा परीक्षा या वन सेवा परीक्षा दोनों में पात्र है तो आप दोनों के लिए टिक मार्क कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन। अगर आप एक के लिए है तो एक टिक मार्क कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देते थे उसके 1 से 2 माह पश्चात प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। शहर के अंतर्गत अलग अलग जो जिले हैं उसके अंतर्गत देखें तो शहरों में जो है परीक्षा केंद्रों का आयोजन किया जाता है। परीक्षा केंद्रों के अंतर्गत एक ही दिन में पूरे राज्य में एक ही दिन में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। दोनों पेपर 2 शिफ्ट में होते हैं। पहले शिफ्ट में GS1 और दूसरी शिफ्ट में सी सेट होता है। ये जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो क्वेश्चन मतलब जो होते हैं आपके MCQ टाइप के होते हैं और ऑफलाइन होते हैं। कैसे होते हैं? ऑफलाइन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ना, 4 में से एक गोले काले करना है ब्लैक बॉल पेन के द्वारा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो आप जो क्वेश्चन बन रहे हैं अच्छे से उनको कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन आप अपने जो है गैसिंग के आधार पर जो है उसको फिल कर देना है। आपको बिना उत्तर का नहीं छोड़ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक से अधिक गोले अगर काले करते हो एक ही क्वेश्चन में तो वो उत्तर गलत कहलाएगा। तो इसलिए गोले ध्यान से भरना है। गोले भरना भी बताऊंगा कैसे भरते हैं।
आपको जब पेपर दे देते तो आपको 75 से 80% के अंतर्गत जो है मतलब इसके आसपास आपको मार्क्स प्राप्त करना है। जैसे मान लो 200 नंबर का आपका GS1 होता है और अगर आप स्टेट राज्य परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आपको 75% मार्क्स, इसका मतलब है आपको 150 नंबर यहाँ पे लेना होगा। मतलब 75 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए, एक्यूरेट, तब आपको 150 नंबर मिनिमम आएंगे, तभी आप क्वालिफाई होगे प्री में। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा जो है ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है, यानी कि इसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ आपका एक स्टेप क्लियर करने के लिए काम आता है। अगर प्री क्वालिफाई हो गया इसका मतलब आप मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ मुख्य परीक्षा के लिए क्या प्रोसेस रहती है। मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से 6 पेपर होते हैं, अनिवार्य रूप से 6 पेपर को आपको लिखना होता है, अलग अलग दिन होते हैं ये 6 पेपर। अब देखिए इनकी जो प्रकृति होती है वर्णनात्मक, यानी इसमें आपको टिक मार्क नहीं लगाना, आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए पूछा गया है कि प्रस्तावना क्या है, इसको लिखिए। प्रस्तावना क्या है, इसके लिए अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो प्रस्तावना के बारे में आपको बताना है, पूरा लिखना है। हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु संपन्न, ये सारी चीज़ें आपको प्रस्तावना के बारे में लिखना पड़ेगा 5 नंबर में, तब आपका जो है नंबर मिल पाएगा, ठीक है। जबकि प्री में क्या होता था, आपको क्वेश्चन आते थे, गोले काले करना है 4 में से 1, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव देना है। इसमें आपको 3 कैटेगरी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से आपको 5 पेपर में, 6वें में तो आपका निबंध होता है, तो अत्यंत लघु है नहीं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 नंबर के होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 नंबर के होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 11 नंबर के होते हैं। तो इन तीनों को आपको यहाँ पे लिखना है, अलग अलग संख्या में देखने को मिलती है, इसकी प्रोसेस भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद अधिकतम 3 घंटे यहाँ समय मिलता है, कितने पेपर में, 5 पेपर में। 6 पेपर है, 6 में से 5 पेपर में 3 घंटे, बाकी लास्ट का जो पेपर है निबंध वाला उसमें 2 घंटे आपको मिलेंगे। कितने घंटे मिलेंगे, 2 घंटे, ठीक है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा का जो टोटल अंक होता है वो 1400 होता है। इसमें से आपको मतलब अधिक से अधिक नंबर लेने के लिए जो है कोशिश करना है। इसके लिए मुख्य रूप से मैं प्रोसेस बताऊंगा, रणनीति कैसे करना है, किस प्रकार आपको अच्छे से अच्छे अंक मिल पाएंगे। अंक जो होते हैं आपके 3 पेपर के अंक 300-300 होते हैं, 5वें पेपर में आपको 200 अंक का होता है और 6वें पेपर में आपको 100 अंक का होता है। तो 3 पेपर के गुणा कर दो 9, यहाँ पे आपको मतलब एक प्रकार से 3 में गुणा कर दो तो ये 900 हो गए, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो आपका एक पेपर होता है वो 200 का होता है, तो सॉरी यहाँ चौथा और 5वां 200 200 को होते हैं, तो इसका कर दो 2 में गुणा, यानी 400 हो गए, और ये 100, तो 500 और 900 1400 अंक इस प्रकार से डिवाइड होते हैं। 4 पेपर यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों पेपर को आप हिंदी या अंग्रेजी माध्यम किसी के भी माध्यम के हो आप उसमें लिख सकते हो, परंतु 5वां और 6वां पेपर आपको केवल हिंदी में ही लिखना है। ये एक प्रकार से भाषा शैली का टेस्ट होता है, एक प्रकार से आगे बात करेंगे इसके बारे में। आप सफलता आपको प्राप्त करनी है तो आपको सामान्यतः 60 से लेकर 65% अंक प्राप्त करना होता है मेंस में, तभी आप सफल हो सकते हैं। ये रेशो कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि विधि का विधान इतना ही है। कठिन प्रश्न या अभ्यर्थी की संख्या, मतलब जो जिन्होंने जो एप्लीकेशन किया उनकी संख्या कम है, या फिर आप देख सकते हैं वैकेंसियों की संख्या कम ज़्यादा, उसके आधार पर ये जो है रेशो कम ज़्यादा हो सकता है। कम शब्दों में जिसने संगठित रूप से, सूक्ष्म रूप से अच्छा अभिव्यक्त किया है, मतलब सामने जो एग्जामिनर जांच रहा हो उसको अगर समझाने में आप सफल हो गए हो तो वही आपको जो है मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो इसलिए कम शब्दों में ज़्यादा विस्तार से कैसे समझाया जाए सामने वाले को, ये चीज़ें आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आगे एक एक करके। अब बात करते हैं तीसरी स्टेप। 3 चरण होते हैं, प्री होता है यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इंटरव्यू का जो परीक्षा होती है उसमें मुख्य रूप से आपको मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें पढ़ाई से ज़्यादा लेन देन नहीं रहता। आपके व्यक्तित्व को परीक्षण किया जाता है कि आप एक सिविल सेवक अधिकारी, सिविल सेवा अधिकारी बनने वाले हो, आपके अंदर उतनी कैपेसिटी है कि नहीं, आप प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएंगे कि नहीं रियल टाइम पे। ये सारी चीज़ें चेक की जाती कहाँ पर, साक्षात्कार में यानी कि इंटरव्यू में। तो मुख्य परीक्षा जब हो जाती है तो मुख्य परीक्षा के 1 माह पश्चात जितने भी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, 3 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। हालांकि जैसे 500 वैकेंसी आई तो 1500 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं ये वैकेंसी के आधार पर। अभ्यर्थियों का व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाएगा, यहाँ पर मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं और मौखिक आंसर भी देना होता है। कुल अंक यहाँ पे 175 देखने को मिलेंगे, यानी कि 1400 हो गए आपके मेंस यानी मुख्य परीक्षा के, 175 हो गए आपके इंटरव्यू के, तो यहाँ पे 1575 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको लगभग 950 के आसपास यहाँ अंक प्राप्त करना, तभी आप जो है
एसडीएम मतलब जो डिप्टी कलेक्टर है उसके पद के लिए यहाँ पे चयनित किए जा सकते हैं, क्योंकि जितना अधिक आप टॉप रैंक में आएंगे आपकी मनपसंद पोस्ट आपको मिलेगी। नहीं तो आप थोड़ा पीछे आओगे तो आपको जो है कोई भी पोस्ट यहाँ पे मिल सकती है। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के अंकों के आधार पर क्या किया जाता है, योग कर लिया जाता है और मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और इंटरव्यू हो जाता है कंप्लीट रूप से खत्म, जो पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। उसके पश्चात आपको एक सप्ताह पश्चात जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी, मतलब आपका नाम आ रहा है नहीं आ रहा वो सूची में पता चलेगा। तो ये तो हमने 3 स्टेप यहाँ पे जाने कौन कौन सी प्री देखें यानी प्रारंभिक परीक्षा के स्टेप्स देखें, मुख्य परीक्षा के स्टेप्स देखें और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के परीक्षा के स्टेप देखें। चलिए कुछ विस्तार से और बात कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा मैंने बताया था प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, ये एक ही दिन में कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। सामान्य अध्ययन यानी कि GS1 बोला जाता है और सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट इसको बोला जाता है, जिसे हम CSET के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? CSET। मुख्य रूप से क्या सिलेबस होता है सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। 2 घंटे का पहला पेपर होता है, 2 घंटे का नेक्स्ट पेपर होता है दूसरी शिफ्ट में। आप दोनों के लिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे आपको और यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। उन 100 क्वेश्चन के लिए प्रत्येक के लिए 2 अंक यानी 200 क्वेश्चन 200 नंबर और इसके लिए आपको 200 नंबर। अब यहाँ पे अगर बात करें आपको क्वालिफाई होना है तो मुख्य रूप से आपको देखना पड़ेगा कि आप राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी में है यानी राज्य सेवा परीक्षा की लिए हो या फिर वन सेवा परीक्षा के लिए हो। तो वन सेवा के लिए आपको टोटल 400 यानी कि यहाँ पे ये दोनों का योग निकाल कर आपको जितने अधिक ले सकते वो लेंगे आप, उसके आधार पर आपकी यहाँ पे जो है क्वालिफाई किए जाएंगे यानी कि कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ का मतलब होता है उतना मिनिमम मार्क्स जितने के आधार पर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके ऊपर है तो भी सेलेक्ट है, नीचे है तो सेलेक्ट नहीं है। अगर आप सिर्फ राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 200 में से ही कट ऑफ देखना पड़ेगा यानी कि 75% मार्क्स के ऊपर आपको देखना पड़ेगा 200 में से। और अगर दोनों की तैयारी कर रहे हैं आप या वन सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों का टोटल करके जो 75% मार्क्स है वो देखना पड़ेगा, मतलब 300 मार्क्स के ऊपर आपका होना चाहिए। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में किसी में भी हो सकते हैं, हमने देख लिए। और मैंने ये भी बता दिया राज्य सेवा परीक्षा के लिए 200 में से कट ऑफ बनेगा और सामान्य अभिरुचि जो परीक्षण है उसकी वैल्यू सिर्फ कितनी रहेगी कि आपको उसमें 40% मार्क्स लेना है। यानी कि आपको अगर बात करें 200 नंबर का है तो 200 नंबर में से 80 नंबर आ गए आपके तो आप जो है इसमें शामिल हो जाओगे, पर ज़्यादा आपको स्कोर किस में करना पड़ेगा? GS1 में। पर यदि आप राज्य वन सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको 400 में से कट ऑफ बनेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा 75 से 80% मार्क्स लेना होगा, तभी आप जो है मतलब कट ऑफ के ऊपर आओगे यानी कि क्वालिफाई हो जाओगे मेंस के लिए। चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रकृति सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होती है प्री की। इसके अलावा यहाँ जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे चयनित किए जाएंगे वो 15 गुना होंगे। कैसे? जैसे मान लो 100 वैकेंसी आई, 100 पोस्ट, उसका 15 गुना कर लो तो मान लो 1500 व्यक्तियों को यहाँ पे मेंस में आंसर राइटिंग के लिए जो होता है मेंस लिखने के लिए बुलाया जाएगा और मेंस में लिखने के पश्चात 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। अच्छा 75% तो आपको क्वालिफाई होने के लिए है, पर यदि कभी कभी स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया तो उसमें भी आपको न्यूनतम OBC के लिए यहाँ पे जो होता है देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों एवं दिव्यांगों के लिए ये जो है 30% है और नॉर्मल अगर देखें तो 40% मार्क्स आपको लेना बहुत ज़रूरी है। कैसे? मान लो 200 नंबर का आपका पेपर है, उसमें आपको 80 नंबर मिनिमम होना चाहिए। कितने भी स्तर गिर गया तो भी 80 नंबर होना चाहिए, तभी आप पात्र माने जाएंगे। पर यदि स्तर अच्छा खासा है तो मिनिमम 80 नंबर तो चलो ठीक है, परंतु आपको 75% मार्क्स यानी कि यहाँ पे 150 मार्क्स होना चाहिए और राज्य वन सेवा के लिए आपको 300 मार्क्स होना चाहिए, तभी आप जो है क्या कर पाएंगे? क्वालिफाई कर पाएंगे किसको? प्री को, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो 75% याद रखिए आप, बस बाकी चीज़ें कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ देखिए प्रारंभिक परीक्षा में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है सिर्फ क्वालिफाइंग स्वरूप का होता है। कैसे? 40% मार्क्स होता है, परंतु राज्य वन सेवा के लिए उसमें मार्क्स हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ जो बुकलेट आती है आपकी, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको यहाँ कैंडिडेट मतलब अपना नाम फिल करना है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसका नंबर आपको लिखना है। उसके बाद किस दिन परीक्षा हो रही है उसको लिखना है। अगर आप स्टेट परीक्षा बस देना चाहते तो इस गोले को काला कर दीजिए काले पेन से ही काला करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर भी आपको काला पेन से काला करके बता देता हूँ, ये गोले को पूरा काला करना है। अगर आप दोनों परीक्षा में शामिल होना चाहते तो ये गोला भी आप काला कर दो। कौन सा?
राज्य वन सेवा परीक्षा वाला। अब आपको रोल नंबर लिखना है, जैसे 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, 6 जो भी है उदाहरण के रूप में। तो 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 1 को काला करना है। ठीक है, ये ऐसा आपने पहले फिल भी की होंगी, पर मेरा बताने का दायित्व है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ 2 में आपको फिल करना है। एक ही लाइन में 2 को फिल करोगे तो आप गलत कहलाओगे, मतलब आपकी बुकलेट जो है कैंसिल हो जाएगी। इसके अलावा पेपर 1 दे रहा है कि पेपर 2 दे रहा है, क्योंकि 2 पेपर होने वाले थे, यहाँ 1 लिखोगे और 1 को काला करोगे। आपके पेपर का सेट कौन सा है, तो आप ए लिखोगे और ए लिख के आप ए को काला करना है। बस इतना काम आपको करना है, बहुत अच्छे से, मतलब धीरे से करना है ये काम शुरू के 10 मिनट में। आप 10 मिनट पहले आपको सीट मिल जाती है ये वाली बुकलेट, तो आपको आराम से फिल करना है। ठीक है, ताकि हड़बड़ी ना हो, क्योंकि ये गलत हो गया था आपके हल करने का कोई मतलब नहीं है पेपर। अब जब आप पेपर हल करोगे तो आप 5-10 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उनको टिक मार्क कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ आकर आप जो है, जैसे पहले का ए अच्छा है, मतलब सही है आंसर, तो आप ए को यहाँ पे राइट आंसर लगा सकते हैं। बी का आपका सी है तो आप, मतलब दूसरे का सी है तो आप इसको काला कर सकते हैं। तो एक गोला को पूरा अच्छे से काला करना है, ये देखिए कॉर्नर तक। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे ये देखिए पेन है, बहुत पतला है, तो इसमें जो है बहुत आराम से, थोड़ा वॉल पेन आप उपयोग करें, ब्लैक वाला। ब्लू पेन नहीं चलेगा, ब्लैक पेन चलेगा, तो ब्लैक पेन का उपयोग आप कर सकते हैं। तो ऐसे आप फिल करते जाइए, 10 क्वेश्चन को हल कर लीजिए, फिर आप 10 क्वेश्चन को पढ़िए। एकदम से आपको लास्ट में नहीं जाना है कि आखिर में जाके आप जो है पूरे क्वेश्चन को हल कर रहे हैं पढ़ने के पश्चात, ऐसे में आपके टाइम की कमी हो सकती है। तो 5-5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 10-10 क्वेश्चन इकट्ठा नहीं करना है। चलिए, इस प्रकार से आपको 100 क्वेश्चन की यहाँ सीट मिलती है, 100 क्वेश्चन को आपको फिल करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, जब आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपको देना होता है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, यानी कि MPPSC मेंस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ कुल 6 प्रश्न होते हैं, 6 प्रश्न पत्र होते हैं और सभी अनिवार्य होते हैं। जैसे प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ। पहले में आपको सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन सेकेंड, सामान्य अध्ययन थर्ड, उसका सामान्य अध्ययन फोर्थ देखने को मिलेगा। तो देखिए 4 सामान्य अध्ययन वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपको इतिहास भूगोल पहले में देखने को मिलेगा, राजनीति अर्थशास्त्र समाजशास्त्र दूसरे में, विज्ञान एवं तकनीकी तीसरे में, दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान लोक प्रशासन आपको किस में देखने को मिलेगा, चौथे में। अब ये चारों पेपर जो होंगे, चारों पेपर के लिए आपको देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा नंबर भी दिए हैं, घंटे भी दिए हैं, पर ये 4 पेपर आपको हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी लिख सकते हैं आप। पर 2 पेपर जो है सामान्य हिंदी और निबंध, ये सिर्फ आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो 4-5 पेपर है, 5 पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे, दिख रहा है आप, 3 घंटे, और आखिरी पेपर के लिए आपको 2 घंटे। इसके अलावा शुरू के जो 3 पेपर उनके लिए 300 नंबर रहेंगे हर एक पेपर के लिए, 2 पेपर 4 और 5 के लिए 200 नंबर, और लास्ट पेपर के लिए आपको 100 नंबर। इस प्रकार आपके 1400 नंबर हो जाएंगे। 175 नंबर आपके किसके, साक्षात्कार के। टोटल मिलाकर 1575 नंबर आपके देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 950 के आसपास रहना है, तभी आप जो है अच्छी रैंक पा सकते हैं। ठीक, तो बेसिक ओवरव्यू बताया मैंने, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब हम सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। चलिए, यहाँ पेपर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये तीनों का जो है पैटर्न एक सा रहता है, मतलब आंसर राइटिंग भी और नंबर भी, सारी चीज़ें। तो हर एक जो पेपर है 300 नंबर का रहेगा, और उनकी जो टाइमिंग रहेगी वो 3 घंटे की रहेगी। ठीक है, अच्छा, पहले और दूसरे को खंड आ यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी में बांटा गया है। पार्ट ए और पार्ट बी, जो पहला और दूसरा पेपर होता है वो 2 खंड में होता है, पर देना 3 घंटे में ही है और 300 नंबर का ही है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा लोड नहीं लेना। पार्ट ए पार्ट बी 5-5 यूनिट की देखने को मिलेगी इन्हें, टोटल 10 यूनिट, जबकि तीसरा पेपर जो होता है उसमें टोटल 10 यूनिट देखने को मिलेगी। कितने मिलेगी, टोटल 10 यूनिट। तो ले देखे हम बात करते हैं कि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड, इनमें आपको 10-10 यूनिट देखने को मिलेगी। कितनी कितनी, 10-10 यूनिट, और प्रत्येक के लिए यहाँ पे अंक भी डिफाइन है, प्रत्येक प्रश्न भी डिफाइन है। 300 नंबर आपको टोटल देखने को मिलेंगे 3 घंटे में। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं, देखिए यहाँ हम देखेंगे तो इसके बारे में देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 3 अंक के होते हैं, लघु उत्तरीय 5 अंक के होते हैं, दीर्घ उत्तरीय आपके 11 अंक के, ये चीज़ मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक यूनिट में आपको 30 अंक मिलेंगे, यानी कि तीनों प्रकार के आपको जो प्रश्न है वो हर एक इकाई में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हर एक इकाई की जो वैल्यू होती है वो 30 अंक की होती है, यानी कि 5 यूनिट मिला दिया जाए तो 30 अंक, और 5 यूनिट मिला दिया जाए तो 150, यानी कि जिसमें पार्ट ए पार्ट बी है वो 150 मिलकर कितने बन जाएंगे, 300। पर जिसमें 10 यूनिट है, 10 गुणा 3 30, तो कितना हो जाएगा, 300।
मतलब तीसरे पेपर की जो वैल्यू है वो 10 यूनिट 300, इसमें इस पेपर की वैल्यू भी 10 यूनिट की 300 ही है, क्योंकि अलग अलग खंड मिलाकर भी 300 ही हो रहा है। तो बस इतना ध्यान रखना। चलिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने शब्दों में लिखना, लिखने की बारी होती है। 10 शब्द एक पंक्ति, यानी कि वहाँ बुकलेट में लाइन्स आती है उसके आधार पर, ठीक है। लिखना भी बताऊंगा मैं आगे चल के। लघु उत्तरीय प्रश्न 50 शब्द या 5 से 6 लाइन में आपको लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 200 शब्दों में लिखना है, 1 पेज 2 पेज, यानी 2 पेज में आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए आप देखोगे तो चौथे पेपर में आपको, चौथा पेपर मतलब एथिक्स वाला, नैतिकता वाला, तो उसमें आपको 200 नंबर का मिलेगा 3 घंटे में। तो ये भी आपको 5 इकाई में देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे 5 आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसके अंतर्गत 2 आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और 1 दीर्घ उत्तरीय मिलेंगे। तो जो अति लघु उत्तरीय है उसके लिए 2 अंक मिलेंगे, यानी कि 5 गुणित 2 बराबर कितने हो जाएंगे 10। और लघु उत्तरीय के लिए आपको 5 अंक देखने को मिलेंगे, यानी कि आप देख सकते हैं 2 गुणित 5 बराबर कितने हो गए 10। और 20 अंक का आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि 1 रहेगा, तो 20 अंक का यानी कि 40 यूनिट कितने हो जाएगी चौथे पेपर में 40 अंक की। तो 40 गुणा 5, 5 यूनिट रहती है, तो 200 नंबर ये हमारे यहाँ पे हो गए, ठीक है। लास्ट की यूनिट में आपको देखने मिलेगा केस स्टडी आती है। केस स्टडी मतलब कोई घटना दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपके क्या विचार है, आप जिला अधिकारी हो, उप जिला अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, तो आपके क्या आप प्रतिक्रिया दोगे उसके लिए, उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है, तो उसे बोलते हैं हम केस स्टडी। केस स्टडी कैसे हल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए, यहाँ शब्द सीमा ये इसकी अलग होती है, जैसे 10 शब्द तो छोटे वाले के लिए होता है, लघु उत्तरीय ये ले देख बात होती है। केस स्टडी आपको 500 शब्दों में लिखना है, जो लास्ट यूनिट में आती है। चलिए, 5वां पेपर जो होता है हिंदी व्याकरण का होता है, 3 घंटे का होता है, जिसमें आपको अलग अलग अंक डिफाइन है। सिलेबस में भी हम बात कर लेंगे, जैसे यहाँ 25 प्रश्न आते हैं 3 अंकों के, यानी 75 नंबर के हो गए। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 देखिए 5 अंक, यहाँ देखिए 5 अंक होगा, तो यहाँ 10 नंबर इसके होगा। तो इस प्रकार आप जोड़ोगे तो ये भी आपको कितने नंबर का मिलेगा 200। तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आगे चल के। देखिए इस प्रकार से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है। इसके अलावा लास्ट पेपर आपका होगा निबंध का, यानी कि जो ऐसे होते हैं और कुछ प्रारूप होता है, उससे रिलेटेड यहाँ देखने को मिलेगा। इस 2 घंटे का होता है 100 नंबर का। तो निबंध एक आता है बड़ा, और बाकी 2 आते हैं आपके देखिए प्रारूप लेखन, और एक छोटा निबंध आता है जो कि 500 शब्दों का 25 नंबर का होता है। तो 25 25 50 हो गए, और 50 नंबर का एक बड़ा निबंध आता है, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए 100 मार्क्स हो गए, यानी कि 100 नंबर हो गए। तो इसके आधार पर आप निबंध कैसे लिखोगे, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे अलग अलग, ठीक है। छोटे छोटे मैं आपको लेक्चर लेकर आते जाऊँगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो ये बेसिक हम जान रहे हैं अभी कि क्या स्टेप्स होती है, ताकि आप नए हो तो आपको ये तो पता चल जाए कि एग्ज़ाम की प्रोसेस क्या होती है, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो अगर आप एग्ज़ाम की प्रोसेस जान लिए, हम बात करेंगे फिर सिलेबस की, फिर उसके बाद रणनीति यानी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, फिर उसके बाद नोट्स कैसे बनाते हैं, आंसर कैसे लिखते हैं, आगे चल के धीरे धीरे हम सारी चीज़ें यहाँ पे डाउट आपके जो है नहीं रहेंगे। चलिए, ये तो हमने बात करी किसकी, एग्ज़ाम की प्रोसेस की। किसकी बात करें यहाँ पे हमने, जो MPPCS यानी कि राज्य सेवा परीक्षा होती है उसकी प्रोसेस क्या रहती है वो चीज़ हमने जाने। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे किसकी, सिलेबस की। सिलेबस कंप्लीट रूप से मैं बताऊंगा आपको। सिलेबस के बाद हम देखेंगे इसकी स्ट्रैटेजी, क्या बात करेंगे, स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे नोट्स कैसे क्रिएट करते हैं। फिर हम बात करेंगे किसकी, मेंस परीक्षा में आंसर कैसे लिखेंगे। और एक तरीके से लास्ट जो स्टेज होती है वो इंटरव्यू होती है, उसके बारे में भी मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा। तो ये चीज़ें आप जो है ध्यान से देखते रहिए। आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका सिलेबस क्या होता है, यानी कि इसका पाठ्यक्रम हम देखेंगे। पाठ्यक्रम आप समझते होंगे, हिंदी में ज़्यादा कठिन हो जाता है, इंग्लिश में जो है सिलेबस आप आसानी से समझते होंगे। पर जब आप उत्तर लेखन करोगे, मतलब मेंस के लिए जब आप उत्तर लिखोगे, तो आपको टोटल जो है हिंदी में ही लिखना है, ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो। और अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश मीडियम में लिखना है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, जैसे कि आप देखिए सिलेबस आप इस प्रकार से लिख रहे हो, ऐसा मान लीजिए सिलेबस लिख रहे हो, पर ये जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए गलत कहलाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप सिलेबस लिख सकते हो हिंदी में, इंग्लिश जिसे हम बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश को हिंदी में लिख देना।
तो हम मुख्य रूप से यहाँ प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ जानेंगे जो पाठ्यक्रम की है, मुख्य परीक्षा की पाठ्यक्रम यहाँ पे डिकोड करेंगे। और इंटरव्यू तो आपको पता है मौखिक होता है, तो इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा में आपको पता है 2 पेपर होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है आपका GS1 जिसे हम सामान्य अध्ययन बोलते हैं यानी कि जनरल स्टडी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो होता है GS2 जिसे हम CSET बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CSET। अब CSET मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंतर्गत आपको सामान्य बेसिक चीजें यानी कि जनरल मैथ्स देखने को मिलेगी, नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो देखने को मिलेंगे, सामान्य आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, कुछ हिंदी का पोर्शन है, कुछ कम्युनिकेशन है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला जो पेपर है आपका प्रथम प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में कुल आपको मिलेगी 10 इकाई यानी कि 10 यूनिट देखने को मिलेगी, जो कि आपको अलग अलग क्षेत्र में देखने को मिलेगी। जैसे कि पहला जो है आपका पहली यूनिट देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। दूसरी यूनिट मिलेगी भारत का इतिहास, उसके अलावा मध्य प्रदेश का भूगोल, साथ ही साथ भारत और विश्व का भूगोल चौथी यूनिट में। पांचवी यूनिट में आपको मध्य प्रदेश से संबंधित राज्य व्यवस्था यानी कि संवैधानिक व्यवस्था, संविधान और अन्य जो चीजें हैं, और साथ ही साथ राज्य की अर्थव्यवस्था। इसके अलावा छठवीं यूनिट में आपको भारत से रिलेटेड संवैधानिक शासन प्रणाली और उसके बाद अर्थव्यवस्था। सातवीं यूनिट में आपको विज्ञान और पर्यावरण देखने को मिलती है, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक यानी कि यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा? करंट अफेयर से रिलेटेड, जो 1.5 साल से लगभग जो है उसके आसपास पूछा जाता है, 2 साल भी कभी कभी कवर कर लिया जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, ICT जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक जो संवैधानिक संस्था है, संवैधिक संस्था है, उनके बारे में यानी कि जो कमीशन आयोग वगैरह जो है, जैसे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, जाति आयोग है, इसके बारे में नीति आयोग है, ये सारे जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके 10वीं यूनिट के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए इनको हम थोड़ा थोड़ा और डिकोड कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहली यूनिट में मैंने बताया था मध्य प्रदेश का इतिहास आएगा, इसमें संस्कृति आएगी और साहित्य आएगी। इनसे संबंधित अगर देखें क्या क्या चीजें आएगी, तो मध्य प्रदेश का जो भी इतिहास है उसकी कुछ प्रमुख घटनाएं देखने को मिलेगी यहाँ पे, और कुछ प्रमुख राजवंश देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड चीजें आपको देखने मिलेगी। दूसरा, आपको स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है, जैसे कि 1857 की क्रांति में, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत सारे आंदोलन हुए उसमें इसका क्या योगदान है मध्य प्रदेश का, ये चीजें देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख कलाएं, स्थापत्य कला यहाँ देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें मैं आपको आगे तैयारी कराऊंगा, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां देखने को मिलेगी। प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, ये चीजें यहाँ देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख साहित्यकार और उनसे संबंधित जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, वो देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल। उसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जो जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है, जिनका कुछ महत्वपूर्ण योगदान है, उनके बारे में यहाँ चीजें देखने को मिलेगी। तो ये आपका पहली यूनिट में देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश से संबंधित इतिहास, संस्कृति और साहित्य। दूसरी जो इकाई है प्रारंभिक परीक्षा GS1 के अंतर्गत भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास के अंतर्गत 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक तो आता है प्राचीन, और एक आता है मध्य, और एक और आता है आपका आधुनिक। 3 इतिहास आते हैं। उसके बाद लास्ट में जो है स्वतंत्रता के पश्चात अभी तक का जो इतिहास है वो देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक घटना जो हो रही है वो अपने आप में एक इतिहास में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। तो ये 4 चीजें देखने मिलेगी, यानी कि प्राचीन, मध्य, आधुनिक और अच्छा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आधुनिक और अभी जो हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का जो इतिहास है उससे देखने को मिलता है। प्राचीन और मध्य से जो है कम क्वेश्चन देखने को मिलती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पढ़ना छोड़ दें उसको, हमको पढ़ना पड़ेगा। कैसे? देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन से रिलेटेड भारत का इतिहास, जिसमें कुछ प्रमुख विशेषताएं उसकी देखना है, घटनाएं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं उनसे संबंधित जो प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं, व्यवस्थाएं यहाँ पे देखना है। अब बात आती है, देखिए यहाँ पे 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को आपको समझाना है, ठीक है, मतलब इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपको यहाँ देखना है पड़ेगा। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत का एकीकरण हुआ है, किस प्रकार भारत के जो अभी वर्तमान व्यवस्था है वो किस प्रकार बनी है, किन किन स्टेप से होकर गुजरे हम, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ये वाले में। उसके बाद तीसरा जो इकाई है वो देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसके अंतर्गत आपको वन देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट है,
फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ जो उत्पाद वगैरह होते हैं, वनोपज होती है, वन्य जीव देखने को मिलेंगे, नदियाँ देखने को मिलेंगी, पर्वत पर्वत श्रृंखला, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो जलवायु है, प्राकृतिक खनिज संसाधन, परिवहन देखने को मिलेगा, सिंचाई, विद्युत परियोजनाएं, कृषि, पशुपालन, कृषि आधारित उद्योग, ये सारी चीजें आपको भूगोल के अंतर्गत देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो देख सकते हैं हम, देखिए भौतिक भूगोल देखने को मिलेगा, जो कि आपको भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आपको वन, खनिज संपदा, जल है, कृषि है, वन्य जीव है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी। तो यहाँ विश्व के भूगोल के अंतर्गत आपको क्या देखना है, देखिए खनिज संपदा देखना विश्व के भूगोल के अंतर्गत, और कृषि। बाकी ये सारी चीज तो आपको भारत के अंतर्गत देखना ही है, बाकी विश्व के अंतर्गत आपको खनिज संपदा और कृषि, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं विश्व के। चलिए सामाजिक भूगोल में देखें तो जनसंख्या यानी कि जो सेंसस होता है उससे रिलेटेड चीजें यहाँ देखने को मिलेगी सारी। जो फोर्थ जो टॉपिक है उसमें है आपका आर्थिक भूगोल, जिसमें प्राकृतिक एवं मानव संसाधन देखने को मिलेगा, जैसे उद्योग भारत के अंतर्गत, और विश्व में यातायात के साधन देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ, पर्वत, ये सारी चीजें आपको मैप से रिलेटेड देखने को मिलेगी। तो आगे जल्दी मैं जो है विश्व के भूगोल से रिलेटेड आपको मैप बताऊंगा और उसका जो है भूगोल भी यहाँ पे समझाऊंगा कंप्लीटली। विश्व के कुछ प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत देखने को मिलेंगे। 5वीं यूनिट में आपको देखने को मिलेगा राज्य यानी कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड संवैधानिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, तो देखिए संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत सिर्फ राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और उच्च न्यायालय, ये 4 टॉपिक आपको पढ़ना है, और पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना है। ठीक है, ये कंप्लीट आपका यहाँ पे हो जाएगा। और राज्य की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो सेंसस है यानी कि जनगणना से रिलेटेड चीजें, आर्थिक विकास मध्य प्रदेश का, कुछ प्रमुख उद्योग, इसमें विभिन्न प्रकार की जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, और कुछ कल्याणकारी योजनाएं, इन टॉपिक को आपको कवर करना है किसके अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। 6वीं यूनिट में आपका भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 अधिनियम पढ़ना है जो संविधान निर्माण के लिए सहायक थे। ठीक है, संविधान निर्माण के लिए तो रेगुलेटिंग एक्ट से यहाँ कहानी शुरू हुई थी, जब जो है देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय, उसके बाद से कहानी शुरू होती है। पर सही मायने में शुरू कब होती है, 1773 से। 1773 से लेकर बहुत सारे अधिनियम आए, 1935 1947 तक जो स्वतंत्रता का अधिनियम था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम। पर हमको सिर्फ यहाँ पे 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड और भारत शासन अधिनियम 1935, ये 2 अधिनियम बस पढ़ना है। साथ ही संविधान सभा पढ़ना है, संघीय कार्यपालिका जो भाग 5 में दी गई है संविधान में, उसी के अंतर्गत आपको राष्ट्रपति देखने मिलेगा आर्टिकल 52 से 61 तक। संसद देखने को मिलेगी आपको 79 है से 80 है, और 81 इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट यहाँ देखने मिलेगा। कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी जो कि भाग 4 में, ये भाग 3 में दी गए है, भाग 4 का में दे गए हैं। ठीक है, संवैधानिक संशोधन देखने को मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है जो। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था हम देख सकते हैं। और उसके अलावा ये जो टॉपिक है आपका अर्थव्यवस्था वाला, जैसे कि अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, साथ ही वित्तीय संस्थाएं जैसे कि आरबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंक जितने भी है, सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, इन टॉपिक को आपको कवर करना है 6वीं यूनिट में। चलिए आगे देखते हैं। 7वीं यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ी है। कैसे, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत यहाँ देखने को मिलेंगे। दूसरा, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियाँ, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। पर्यावरण एवं जैव विविधता देखने को मिलेगी। पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर की संरचना, कृषि उत्पाद, तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग जिसे हम बोलते हैं, खाद्य स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन, ये सभी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे 7वीं यूनिट में। 8वें में आपको कुछ नहीं करना है, करंट अफेयर 1.5 साल से 2 साल के अंतर्गत आपको कंप्लीट करंट अफेयर, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो राष्ट्र के स्तर का हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, इन सभी में आपको देखना है क्या, व्यक्ति, इंपॉर्टेंट व्यक्ति और स्थान, कुछ प्रमुख घटनाएं, साथ ही भारत और मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख खेल संस्थाएं देखना है। ठीक है, खेल प्रतियोगिता और पुरस्कार, इन सभी चीज़ों को आपको विशेष तौर पर फोकस करना है करंट अफेयर में। तो ये टॉपिक आपको पता होने चाहिए, तभी आप जो है कोई चीज़ को पढ़ोगे तो इनको ध्यान में रखकर पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी परीक्षा के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले जो परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें।
9वें में ये कंप्लीट यूनिट तो मैंने कवर करा दिया हूँ और फिर से मैं जो है आपको अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है, नए सिरे से। इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस है, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, ई कॉमर्स है। ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 10वीं यूनिट में आपको कंप्लीट आयोग देखने को मिलेंगे। अगर इन आयोग को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लगभग, तो 10 में से 8 तो आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए, यहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्य निर्वाचन आयोग, दोनों मतलब कॉम्बिनेशन में चलेंगे, राष्ट्र का और राज्य का। संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यानी कॉम्बिनेशन में। देखिए, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, कैग जिसे हम बोलते हैं, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, उसके अलावा बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसे हम एनजीटी बोलते हैं, और खाद्य संरक्षण आयोग। इन सभी आयोग से रिलेटेड चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें हम रणनीति में देखने वाले हैं आगे चल के। तो ये तो बात हो गई प्री के GS1 की। अब प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री के GS2 यानी कि जिसे हम सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जिसे हम CSET के नाम से जानते हैं, ठीक है। CSET की आपको तैयारी नहीं, अगर आप जो है स्टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, CSET की तैयारी आप सीरियसली नहीं भी करें तो आप जो है 40% मार्क्स आराम से ला सकते हैं। फिर भी इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें देखिए कंप्रहेंशन यानी कि बोधगम्यता, आपकी समझ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, संचार यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मकता, निर्णय लेना, समस्या का समाधान, ये कि रियल टाइम पे आप अगर किसी समस्या में फंस गए हो तो आपको निर्णय कैसे लेना है, इस सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ देखने को मिलती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्या यानी कि जो आपके गणनाएं होती है, जैसे चार्ट है, ग्राफ है, टेबल है, उसके अलावा देखिए आंकड़ों की पर्याप्तता, 10वीं कक्षा के स्तर पर ये पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा में सामान्य जो चीज़ें हैं, जैसे कि 10वीं कक्षा के स्तर तक जो हिंदी थी उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। अब यहाँ हिंदी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाएगी, उसको हिंदी को इंग्लिश में, देखिए कोई भी चीज़ जो होती है, मान लो एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा, परंतु हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके सिर्फ हिंदी में देखने को मिलेंगे। जैसे कि अनसीन पैसेज आते हैं ना, अपठित गद्यांश जिसे हम बोलते हैं, वो आपके हिंदी में ही देखने को मिलेंगे, उसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात कर ली हमने किसकी, प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है उसके सिलेबस। अब आपके लिए टास्क क्या हो जाता है कि जो सिलेबस है, सिलेबस को आपको कंप्लीट रूप से यानी कि प्रिंट निकाल लेना है। ये लोक सेवा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आपको सिलेबस मिल जाएगा वेबसाइट में, और नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मैं सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और जो पीपीटी में अभी समझा रहा हूँ वो चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ पे, टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो मुख्य परीक्षा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये तो प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग पेपर है, मुख्य परीक्षा आपकी इंपॉर्टेंट होती है, उसी से मेरिट डिफाइन होती है, उससे और इंटरव्यू से। तो मेन लक्ष्य हमारा होता है कि मुख्य परीक्षा में हम कितना ज़्यादा स्कोर करें, तो उसके लिए हमारे पास पहले सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस मतलब उसका पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम हम देख लेते हैं एक एक करके। तो आपको पता है, प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो इसमें आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। भाग 1 जिसके अंतर्गत आपको इतिहास, और भाग 2 के अंतर्गत भूगोल, यानी कि खंड आ और खंड बा। उसके बाद आपको द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि सेकंड जो पेपर है उसके अंतर्गत आपको भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान से रिलेटेड चीज़ें, और अर्थव्यवस्था, साथ ही आपको देखने मिलेगी समाजशास्त्र। तो 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें राजनीति मिलेगी भाग 1 में, और ये दोनों मिलेंगे आपको भाग 2 में। तीसरे में आपको मिलेगी टोटल 10 यूनिट, जिसमें आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, कंप्लीट आपको तीसरे पेपर में 10 यूनिट देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी 10-10 है, पर 2-2 पार्ट में है, 5+5, यहाँ पे भी 5+5। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पिछला जो क्लास थी हमारी उसमें। उसके बाद चौथा जो पेपर होता है उसमें आपका एथिक्स होता है। एथिक्स मतलब होता है नैतिकता, यानी दर्शन शास्त्र भी रहेगा, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी कंप्लीट रूप से 4th में। 5वें में आपको देखने मिलेगा हिंदी कंप्लीट, सामान्य हिंदी और व्याकरण से रिलेटेड। उसके बाद आपको 6वें में देखने को मिलेगा क्या, हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। तो ये 100 नंबर का पेपर होता है, ये 200 का होता है, ये भी 200 का होता है, और बाकी बचे 300-300 के होते हैं। टोटल मिलाकर कितने नंबर का हमारा एग्जाम होता है, मेंस 1400।
ठीक है, 1400 में से आप मैक्सिमम कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए। ठीक है, अगर आप 1400 में से कितने लेकर आते हो, 850 के आसपास, ठीक है, 850, 800 के ऊपर, तो सिंपल सी बात है, आप मतलब जो है सिलेक्शन के कगार पे पहुंच गए, समझो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने ये चीज़ें आपको पहले भी समझा दिया हूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा सारी चीज़ें, ठीक है। जो 3 पेपर है, 3 पेपर के लिए आप देखेंगे 300-300 नंबर होते हैं, और बाकी 2 पेपर के लिए आप देखोगे 200-200 नंबर होते हैं, और आखिरी के लिए 100 नंबर। और इसके अलावा जो 4 पेपर है, 4 पेपर के लिए आपको 3-3 घंटे मिलते हैं, बाकी के लिए सॉरी 5 पेपर के लिए आपको 3-3 घंटे मिलते हैं, लास्ट के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। इसके अलावा जो शुरू के 4 पेपर उसको हिंदी अंग्रेजी किसी भी माध्यम में आप दे सकते हैं, जो भी माध्यम के व्यक्ति है, परंतु जो लास्ट के 2 पेपर है वो हिंदी में ही देना पड़ता है, ठीक है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो। चलिए हम एक पहले पेपर में बात करें तो प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत 2 भाग है, यानी कि खंड आ और खंड बा। तो खंड आ के अंतर्गत आप देखोगे इतिहास, इतिहास में आपको मिलेगा इतिहास एवं संस्कृति। तो इकाई 1 में मिलेगा भारत की जो प्राचीन जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास लगभग लगभग हम बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, जो कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर, हड़प्पा मतलब प्राचीन भारत से लेकर 10वीं शताब्दी तक, जो कि मध्यकाल का प्रारंभ माना जाता है, 8वीं के आसपास। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट रूप से देखना। इकाई 2 में आपको 11वीं से लेकर 18वीं, यानी कि लगभग लगभग मध्यकाल की चीजें पूछी गई है, ठीक है इसमें। और मुगल शासक और उनका प्रशासन, ब्रिटिश शासन की जो भारतीय, क्योंकि देखिए 1600 के आसपास जो है विदेशी लोग आने लगे थे व्यापार के लिए। तो 1600 से लेकर 1800 की बात करें तो यहाँ मिश्रित मिलेगी, यानी कि हमारी संस्कृति और विदेशियों की संस्कृति मिश्रित मिलेगी। तो वही मिश्रित संस्कृति के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, इकाई 2 में। इकाई 3 में ब्रिटिश औपनिवेशिक, जो एक प्रकार से प्रति भारतीय की जो है औपनिवेशिक, जो उपनिवेश यानी कि गुलाम हम बन गए थे भारत, किसका, विदेशियों का, उसके प्रति भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी, भारतीय पुनर्जागरण, इसके अलावा गणतंत्र के रूप में भारत का उदय यानी स्वतंत्रता। चौथी इकाई में मिलेगा मध्य प्रदेश से रिलेटेड चीजें, ठीक है, मध्य प्रदेश का इतिहास, जो सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है, मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर, ये सारी चीजें मिलेगी। और 5वीं इकाई में आपको कुछ नहीं करना है, रियासतों के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख रियासत यानी राजवंश हमने देखे थे प्री में भी, ठीक है। तो आगे मैं रणनीति में बताऊंगा कि आपको किस प्रकार तैयारी करना है, प्री की पहले करना है, मेंस की करना है, दोनों की साथ में करना है, सारी चीजें हम देखेंगे आगे रणनीति वाले चैप्टर में, ठीक है। वर्तमान भूगोल के संदर्भ में, भौगोलिक संदर्भ में ये रियासत आपको ध्यान में रखना है, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत। चलिए प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भाग 2 यानी भूगोल के अंतर्गत देखिए विश्व का भूगोल, जिसमें आपको प्रमुख देखिए इस प्रकार से लक्षण देखने को मिलेंगे, भौतिक लक्षण, घटना, जलवायु, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसको आपको प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है, जो सिलेबस है उसका प्रिंट निकाल लेना है। कंप्लीट में पीडीएफ दे दूंगा, जो कि एमपीपीएससी के अंतर्गत आपको देखने मिलेगी, तो वो मैं आपको प्रदान कर दूंगा, तो आप उसका प्रिंट निकाल लीजिए और इन जो सिलेबस के टॉपिक है इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से, ठीक है। जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, हिमनद, ये आपको विश्व के संदर्भ में। भौगोलिक घटनाएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, जो है चक्रवात है, विश्व की जलवायु से रिलेटेड चीजें, वर्षा है, वर्षा का वितरण है, ठीक है, जलवायु प्रदेश है, सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। उसके बाद दूसरी यूनिट में भारत का भूगोल है कंप्लीट, जैसे प्रमुख भौतिक स्वरूप है जो कि विश्व के संदर्भ में थे, भू आकृतिक प्रदेश बताना है जैसे हिमालय है, ठीक है, दक्कन का पठार है, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, जलवायु है, प्राकृतिक संसाधन है, जनसंख्या, खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग। तीसरी यूनिट में देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश से रिलेटेड चीजें, ठीक है। हमने किस में देखे थे, प्री में भी ये चीजें देखे थे, तो प्री के संदर्भ में भी देखें तो देखिए यहाँ पे आपको भू आकार की यानी कि प्राकृतिक प्रदेश ही देखने को मिल रहा है, किसके जो मध्य प्रदेश है उसके, जैसे नर्मदा घाटी है, मालवा का पठार है। प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु देखने को मिल रही, मिट्टी देखने को मिल रही है, मृदा, इससे रिलेटेड चीजें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, प्रमुख उद्योग, राज्य की जनजातियां, ये चीजें आपको देखने को मिल रही कहाँ पे, इकाई 3 में, किसके अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत। और इकाई 4 में आपको जल संसाधन और आपदा प्रबंधन देखने को मिलेगा, जैसे पेयजल है, जल प्रबंधन है, भूजल एवं जन संरक्षण, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित, सामुदायिक योजना, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। 5वें में आपको भूगोल की आधुनिक तकनीक, हालांकि ये टॉपिक रहना था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इकाई मतलब पेपर 3 में, पर इसको लाकर कहाँ छोड़ दिया गया है, यहाँ पे, और इसकी जो एक इकाई है ले जाकर पेपर 3rd में छोड़ दी गई है। तो इधर उधर फ्लैक्चुएट किया गया है, ले देख बात बराबर है, आपको पढ़ना पूरा ही है, ठीक है। 3rd में पढ़ो, 1st में पढ़ो, बात तो एक ही है।
पर फिर भी उसको यहाँ पे देना था। कौन सा? एक जो पेपर 3 है उसका सिलेबस यहाँ लाना था और ये वाला जो टॉपिक है वो वहाँ ले जाना था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमको वहाँ पढ़ना था तो यहाँ पढ़ लेंगे अपन। सुदूर संवेदन सिद्धांत से रिलेटेड GIS है, GPS है, ये 3 टेक्नोलॉजी के बारे में हमको पढ़ना है। प्रश्न पत्र सेकंड सामान्य अध्ययन, जिसके अंतर्गत हमको खंड आ के अंतर्गत देखने को मिलेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना। इकाई 1 के अंतर्गत आपको भारतीय संविधान से रिलेटेड निर्माण, विशेषता, मूल ढांचा, संशोधन। वैचारिक तत्व के अंतर्गत उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना बोलते हैं, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये सारे टॉपिक भी आपको प्री में देखने को मिलेंगे। बस प्री में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ना पड़ता है, यानी फैक्चुअल डिटेल, पर आपको मेंस में रिटर्न यानी कि डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कि आप किस प्रकार लिख पाओ और लिखोगे कैसे, वो सारी चीज हम आगे के स्टेप में बात करेंगे। संघवाद, जिसके अंतर्गत आपको राज्य से संबंधित जो उच्चतम न्यायालय है, उसके अलावा उच्च न्यायालय है, न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक सक्रियता है, लोक अदालत है और जनहित याचिका। ठीक है, 2 के अंतर्गत आपको कुछ आयोग देखने को मिलेंगे, जैसे कि निर्वाचन आयोग। ये सब आपको 10वीं इकाई में पढ़े थे आपने, पर आपको यहाँ लिखना सीखना है। जैसे देखिए नीति आयोग है, लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। भारतीय राजनीति में विभिन्न वर्गों से रिलेटेड जो है क्या मतलब उसके क्या प्रभाव होते हैं, मत व्यवहार क्या, मतदान व्यवहार क्या होता है, सिविल सोसाइटी क्या होती है, जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। इकाई 3 के अंतर्गत बात करें तो आपको पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड 73rd और 4th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो देखने को मिलेंगे। जवाबदेही एवं अधिकार, जिसके अंतर्गत विभिन्न आयोग देखने को मिलेंगे। ये फिर देखिए आपको 10वीं यूनिट के आयोग यहाँ आ गए, तो आप यहाँ तैयारी करो चाहे वहाँ करो, आपको दोनों वे में करना है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव वे में कर लो, ऑब्जेक्टिव आएंगे तो ऑब्जेक्टिव आप कर सकते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं बताना है, साथ ही समुदाय आधारित संगठन CBO है, NGO है, SHG है और मीडिया की भूमिका बताना है। चलिए 4th में आपको भारतीय राजनीतिक विचारक। आप ये देखिए राजनीति के संदर्भ में इनके विचार हमको जानना है, जबकि 4th पेपर आप पढ़ोगे तो उसमें एथिक्स पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? एथिक्स। तो एथिक्स में इनके जो है नैतिकता से रिलेटेड विचार यहाँ पे जानना पड़ेगा। तो कुछ चेंज हो जाते हैं, लगभग सेम है, जैसे कौटिल्य है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये देखिए संविधान के पिताजी है, पितामह। ठीक है, इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, इनसे रिलेटेड आपको विचार जानना है राजनीति के। और 5वें में आपको लोक प्रशासन से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेगी, जैसे प्रशासन, प्रबंधन, अवधारणाएं, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत खंडवा, यानी कि सेकंड जो पार्ट है वो अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से रिलेटेड चीजें। जैसे कि पहले में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र रिलेटेड, जैसे कृषि, उद्योग, राष्ट्रीय आय की गणना, रिजर्व बैंक, बहुत सारे वित्तीय संस्थान, अच्छी कर प्रणाली, ठीक है, लोक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ संस्थान देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इन सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है, एक एक करके। मध्य प्रदेश के संदर्भ में इकोनॉमी पूछी गई है, तो देखिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में फसलें, ठीक है, उसके अलावा कृषि कल्याणकारी योजनाएं, सेवा क्षेत्र का योगदान, मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा, मध्य प्रदेश का जननांकिकीय परिदृश्य, उसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र, साथ ही कुशल मानव संसाधन, ये सारी चीजें। ठीक है, अगर रणनीति वाले चैप्टर में हम बात करेंगे कि इनको पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम जो है सिलेबस को एक प्रकार से दर्शन कर रहे हैं, ताकि हमारी आंखों के सामने से वो निकल जाए और हम जो है उसको जो है उसके आधार पर आगे की तैयारी कर पाए। मानव संसाधन विकास देखने को मिलेगा इकाई 3rd में, शिक्षा और निम्नलिखित वर्ग, जैसे कि निःशक्त वर्ग है, वृद्धजन है, बालक है, महिलाएं है, इनसे रिलेटेड जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, मुद्दे हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जा रही है, उनसे रिलेटेड चीजें। इकाई 4 में आपको सामाजिक समरसता के घटक, ठीक है, मतलब एक प्रकार से समाज शास्त्र से रिलेटेड चीजें देखने मिलेगी। समुदाय विकास कार्यक्रम, NGO की भूमिका, ये सारी चीज तो हमने पिछले उसमें भी देखे हैं, इसमें पॉलिटी वाले सेक्शन में। 5वें में आपको जनसंख्या से रिलेटेड, स्वास्थ्य समस्याएं, ठीक है, एक प्रकार से आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें देखने मिलेगी, सारी चीजें। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे, और उससे रिलेटेड। साथ ही आप देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो जनजातियों से रिलेटेड चीजें हैं, रीति रिवाज है, मान्यताएं, नातेदारी है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। तीसरा जो पेपर है काफी मतलब एक प्रकार से इसकी तैयारी लोग बाग करते नहीं है अच्छे से, जबकि स्कोरिंग सब्जेक्ट यही होता, मतलब स्कोरिंग जो आपका विषय है वो यही है। कौन सा? तृतीय प्रश्न पत्र, जिसमें विज्ञान और तकनीकी दिया गया है, जिसमें को बहुत सारे टॉपिक देखने मिलेंगे, जैसे
आपको कुछ भौतिकी से रिलेटेड मिलता, मतलब फिजिक्स से रिलेटेड मिलेंगे, कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड मिलेंगे, कुछ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड मिलेंगे। उसके बाद अन्य टॉपिक जैसे कि कार्यबल, ऊर्जा, ये सब भौतिकी से रिलेटेड है। ध्वनि है, विद्युत है, चुंबक है, प्रकाश है, ऊष्मा है। साथ ही आप देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे तत्व यौगिकी केमिस्ट्री से मिलेंगे। देखिए यहाँ पे इकाई 1 में आपको मिला क्या, भौतिकी से रिलेटेड। इकाई 2 में आपको पदार्थ है, परमाणु, अम्ल, भौतिकी, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी क्या, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री से। इकाई 3 में मिलेगा सूक्ष्म जीव है, कोशिका है, पौधे, जीवों में श्वसन, पशुओं और प्रजनन, पौधों में प्रजनन, स्वास्थ्य, ये सारी चीज मिलेगी आपको बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। 4th में आपको टोटल कंप्यूटर मिलेगा। तो इकाई 9 में मैंने जो कंप्लीट कराया वही मैंने इकाई 4 में भी कंप्लीट करा दिया था, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक के साथ में। तो आगे हम नए सिरे से इसको फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको बहुत सारी टॉपिक जो है ये आपको मिलेंगे अभी। ठीक है, मेन से रिलेटेड, पर हम चाहते हैं कि हम नए सिरे से तैयारी करें। तो इकाई 5 में आपको संख्या, जो मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें, बेसिक चीज़ें, ठीक है, सांख्यिकी, मतलब जो स्टैटिक्स होती है, मैथमेटिक्स होती है, उनसे रिलेटेड चीज़ें देखने मिलेगी। अब इसके लिए भी तो हमको पढ़ना पड़ेगा, भले ही आपका मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है, पर 30 नंबर का रहता है ना ये। हर एक यूनिट अपने आप में कितने नंबर की है, 30 नंबर की। अगर 30 नंबर छोड़ते हैं तो बहुत ही हमारे लिए घाटे की बात है। अगर 30 नंबर में हमने हल किए और हमको 15 भी मिले तो हमारे लिए फायदे की बात है ना। चलिए, 6वें में आपको मिलेगा कुछ संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, आयुष से रिलेटेड चीज़ें, आयुर्वेदा जो होता है। ठीक है, केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण जो कल्याणकारी योजना है, केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन। 7वें में आपको मिलेगा देखिए कुछ स्पेस से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कुछ विभिन्न संस्थान, जैसे मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी सीमाएं, ठीक है, रिमोट सेंसिंग का इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग और विभिन्न संस्थान जैसे इसरो, RRCAT, SDSC, DRDO, ठीक है, बार्क है, ये सब संस्थान मिलेंगे आपको। ठीक है, किसमें, 7वीं यूनिट में। साथ ही साथ आपको कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड जैसे उपग्रह वगैरह देखे, मतलब एक प्रकार से जो हमने 5वीं यूनिट में देखे थे। ठीक है, कहाँ पे है, आपको ज्योग्राफी में मिला था। प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियाँ, जैव प्रौद्योगिकी, क्लोन्स, रोबोट, कृत्रिम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। ठीक, इसके अलावा बौद्धिक संपदा, IPR जिसे हम बोलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों का कई योगदान है। कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में इनके क्षेत्र में योगदान दिया है। साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इसके अलावा 8वीं इकाई में देखने को मिलेगा आपको क्या, ऊर्जा के पारंपरिक, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा मतलब एनर्जी से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको कहाँ पे, इकाई 8 में। जबकि यूनिट आपकी कहाँ होना था, ज्योग्राफी के अंतर्गत होना था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी, इसके विभिन्न आयाम। ठीक है, पर्यावरण की शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी आपको इकाई 9 में। 10वीं इकाई में आपको भूगर्भ की परिभाषा। देखिए, ये मेंटल कोर, ये सारी चीज़ आपकी ज्योग्राफी की यूनिट है, पर कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पढ़ लिए तो यहाँ हम हल कर लेंगे, पढ़ना तो है ही। ठीक है, साथ ही आपको देखिए बहुत सारी चीज़ें, जलमंडल है, पृथ्वी की उत्पत्ति, ये सब ज्योग्राफी के टॉपिक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पढ़ लेंगे। चौथा जो पेपर मिलता है आपका, वो मिलता है यहाँ पे क्या, आप देख सकते हैं दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन। ठीक है, चौथा पेपर, जिसके अंतर्गत 5 यूनिट है। पहले में दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक रहेंगे, देखिए इनके नाम आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे में आपको मनोवृत्ति और सांवेगिक बुद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही आपको इकाई 3 में मानविक आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणाएं, लोक प्रशासन एवं नैतिक मूल्य देखने को मिलेंगे। चौथे में आपको भ्रष्टाचार से रिलेटेड चीज़ें, जब आप लोक प्रशासक बन जाते हैं, यानी लोक पब्लिक सर्वेंट बन जाते हैं, तो वहाँ आपके पास बहुत सारा पावर होता है, तो वहाँ आप इन चीज़ों से कैसे बच पाएँ, इसके लिए आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। कौन सा, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन। नैतिकता यानी कि एथिक्स इसको बोल सकते हैं, और नैतिकता होना बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति में जो कि पब्लिक के लिए काम कर रहा है। ठीक है, केस स्टडी देखने को मिलेगी, यानी कि रियल प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपके क्या, मतलब आपके क्या विचार रहेंगे, यानी कि एक अधिकारी हो आप, अधिकारी के संबंध में आप एक प्रकार से उस समस्या को कैसे सॉल्व करोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम बोलते हैं केस स्टडी। ठीक है, इससे रिलेटेड चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। 5वें पेपर में टोटल हिंदी रहता है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये टोटल मिलाकर 25 होते हैं, 3 नंबर का एक, यानी 75 नंबर के पूछे जाते हैं। अलंकार आपके पूछे जाएंगे 10 नंबर के। अनुवाद वाक्यों में देखिए, हिंदी का अंग्रेजी, अंग्रेजी का हिंदी, 2 वाक्य आते हैं, कितने कितने नंबर के, देखिए 20 और 15, यानी टोटल मिलाकर 35 नंबर।
संधि समास विराम ये टोटल मिलाकर 20 नंबर के आएंगे। प्रारंभिक जो व्याकरण शब्दावलियाँ है, जैसे कि देखिए प्रशासनिक शब्दावली, ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था प्रशासनिक शब्दावली से, हालांकि मैं फिर से इसका बना दूंगा। मुहावरे कहावत है, विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम पर्यायवाची मानक शब्दावली टोटल मिलाकर 20 नंबर की। अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश ये 20 नंबर के आएंगे। पल्लवन जो संक्षेपण और पल्लवन होता है वो आएगा आपका 10 नंबर का। और गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षेपण, यानी बड़ा जो है पैसेज दे दिया जाएगा उसको आपको छोटा करना है, निष्कर्ष बताना है एक तरीके से, तो वो आएगा आपका 10 नंबर का। टोटल मिलाकर ये 200 नंबर का आता है। कौन सा? हिंदी वाला पेपर, 5वां, ठीक है। और ये कितने मतलब एक प्रकार से कितने नंबर का रहता है? 200 का हमने देख लिया, 3 घंटे इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। 3 घंटे में आपको ये पेपर हल करना होता है। अब लास्ट जो है आपका छठवां पेपर, छठवें पेपर में आप देखोगे हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। तो इसमें एक बड़ा निबंध आएगा जिसमें आपको टॉपिक दे दिए गए हैं, इन टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से याद कर लेना है और इनसे रिलेटेड ही निबंध आपको पढ़ना है। खास करके आप करंट से रिलेटेड मुद्दों को ध्यान में रखकर इन निबंध को याद पढ़ेंगे, किस प्रकार लिखना है निबंध, ये सारी चीज़ तो हम बाद में देखेंगे, पर इन मुद्दों को आपको ध्यान में रखना है। टोटल 1000 शब्दों में लिखना, 50 नंबर का। दूसरा जो निबंध 500 शब्दों का आता है, ठीक है, जिसमें देखिए करंट की समस्याओं से रिलेटेड देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी, तो ये जो है 25 नंबर का। और कुछ प्रारूप दे दिए गए हैं पत्र के, जैसे आप सरकारी डिपार्टमेंट में जाओगे तो आप किसी न किसी को पत्र व्यवहार करोगे कि नहीं, आप जनता के लिए नोटिस निकालोगे या फिर अपने उच्च अधिकारियों को नोटिस, मतलब एक प्रकार से नोटिस तो नहीं, कुछ जानकारी दोगे, तो उसका प्रारूप क्या रहने वाला है, ठीक है। अपने एम्प्लॉय के लिए आप सर्कुलर निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो, तो उसका प्रारूप क्या रहेगा, वो आएगा आपका 25 नंबर का। टोटल मिलाकर 100 नंबर का रहता। तो ये होगा हमारे कितने, 6 पेपर। टोटल हमने बात की 1400 नंबर की जो सिलेबस है उसकी। और जो आखिरी जो रहता है वो आपका रहता है क्या, आखिरी स्टेप रहती है आपकी साक्षात्कार की। क्या रहती है? साक्षात्कार की, जिसे हम बोलते हैं इंटरव्यू। क्या बोलते हैं? इंटरव्यू। तो ये होता है आपका कैसा, मौखिक। इसका कोई ऐसा सिलेबस नहीं होता, मौखिक होता, मौखिक उत्तर देना होता है, और ये आपका व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। मतलब आपका, आप अधिकारी बनने वाले हो तो आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं, उस प्रकार आप समस्याओं को हैंडल कर पाएंगे कि नहीं, तो वो चीज़ें आपकी चेक की जाती है। यह आएगा आपका 175 मार्क्स का, ठीक है। 100 के आसपास भी लिए तो काफ़ी अच्छा हम स्कोर कर सकते हैं, यानी कि 850 या 830 के आसपास हम ले लो किसमें, मेंस में, और इंटरव्यू में ले लो 100, तो 930 के आसपास, 950 के आसपास अगर आ गए तो आप टॉप कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ हमने बात करें सिलेबस की, अब बात करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो है हमारी स्ट्रेटेजी यानी रणनीति कैसे तैयार करें, एग्जाम की तैयारी कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें और किस प्रकार करें, कौन कौन से सोर्सेस होंगे, सारी बातें हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है एग्जाम की स्ट्रेटेजी। एग्जाम की स्ट्रेटेजी मतलब रणनीति। रणनीति क्या होनी चाहिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो राज्य सेवा परीक्षा है, MPPSC जिसे हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक अंक लाकर एग्जाम में सफल हो सकें। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो यहाँ आप देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट, इसको आप ध्यान में रखिए। इसके अंतर्गत आपको नोटिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती है, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा भी, मतलब आपको घुमाने ले चलूंगा इस वेबसाइट के अंतर्गत। दूसरी चीज़, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, SSW एजुकेशन PDF। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलते रहेगी इससे रिलेटेड, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार का लोगो आएगा और ये नाम है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात करें तो MPPSC स्ट्रेटेजी के अंतर्गत हमको 3 परीक्षाएं देखने, मतलब 3 स्टेज देखने को मिलती है। जो परीक्षा है उसके अंतर्गत 3 स्टेप्स यानी 3 चरण देखने को मिलते हैं। एक तो प्रारंभिक चरण होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि एक प्रकार से आपको उसमें क्वालिफाई बस होना है। उसके बाद आपको सेकंड जो पेपर होता, सेकंड जो स्टेज होता है, सेकंड चरण होता है, वो होता है मुख्य परीक्षा का, यानी कि MPPSC मेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसी के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना है। तो अगर आप इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो ही आप आगे पहुंच पाएंगे। उसके बाद होता है लास्ट और अंतिम महत्वपूर्ण चरण होता है साक्षात्कार। हालांकि इसके नंबर कम होते हैं परंतु काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। व्यक्तिगत परीक्षण होता है यहाँ पे हमारा, तब हम कहीं जाकर जो है सेलेक्ट हो पाते हैं, मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ पाता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी 3 चरण। तो तीनों चरणों की अगर बात करें तो सबसे मुख्य चीज़ होती है, तीनों चरणों को स्टार्ट करने से पहले हमने इस एग्ज़ाम की प्रोसेस जान ली और सिलेबस भी जान ली। सिलेबस को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करना है आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल, इस पर आपको सारी प्रोसेस मैंने बता दिया हूँ और सारी PDF भी प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो आपको सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है ना, प्रिंट करना है, करवाना है, जो भी है उसको अच्छे से याद करना है, एक एक पॉइंट याद होने चाहिए। कि जैसे प्री की अगर बात करें
तो प्री में आपको कितने सब्जेक्ट होंगे, जैसे GS1 और सी सेट होता है, तो सी सेट और GS1 में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं, कितने टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक्स होते हैं, सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। बार बार आप पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएगी। जब आप इतना काम कर लेते हैं तो आपको जाना कहाँ पे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मतलब 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए, प्री के और मेंस के। सबसे पहले बात करेंगे हम प्री की, तो प्री के जो पेपर है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप बार बार उसको जो है पढ़िए और मिलान कीजिए कि सिलेबस के अंतर्गत जो टॉपिक है उसके द्वारा जो है क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, ये चीज़ हमको पता हो जाए तो हम उस हिसाब से आगे की तैयारी हमारी शुरू कर सकते हैं। अब तैयारी कैसे करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो मुख्य चीज क्या हो गई हमारे सामने, सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम हो गया। दूसरी बात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी पिछले वर्षों में पूछे गए जो परीक्षा है उसमें पूछे गए प्रश्न पत्रों के अंतर्गत जो प्रश्न है उनको हमको ध्यान से पढ़ना है और डिकोड करना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, ताकि हम उस टॉपिक के आसपास सारे जो मुख्य टॉपिक है उनको कवर कर सके, उनसे संबंधित नोट्स बना सके और हम उनको बार बार रिवाइज कर सके। यही मुख्य रूप से हमको ध्यान में रखना होता है कोई भी परीक्षा के लिए। तो इस परीक्षा के लिए भी यही बातें यहाँ पे सामने आती है। चलिए, अब आपके दिमाग में आता होगा कि पहले क्या पढ़ें, मतलब 3 स्टेज है। 3 स्टेज के अंतर्गत आप देखोगे तो एक तो हो गया आपका प्री, एक हो गया आपका मेंस और तीसरा हो गया आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए तो ऐसा है कि व्यक्तिगत परीक्षण होता है, तो इसके लिए तैयारी लास्ट में की जानी चाहिए। जब हमारा मेंस हो जाता है उसके बाद इसकी तैयारी शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर प्री और मेंस में हमारे सामने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। प्रारंभिक परीक्षा जिसके अंतर्गत आपको GS1 और एक होता है GS2 यानी कि सी सेट होता है। ठीक है, सी सेट देखने को मिलता है जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो यहाँ पे आपके मिलेंगे 2 पेपर और यहाँ मिलेंगे आपको 6 पेपर। प्री परीक्षा के बाद आपको लगभग 2 से 3 महीने यहाँ पे मिलते हैं। प्रारंभिक परीक्षा आप दे देते हैं, उसके बाद आपके 2 से 3 महीने किसके लिए मिलते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए। और यहाँ है 6 पेपर, और जैसे कि मैंने बताया प्रत्येक पेपर के अंतर्गत आपको 10 यूनिट देखने को मिलेगी, यानी कि 30 यूनिट तो 3 पेपर में ही हो गई, 5 यूनिट हो गई आपकी चौथे पेपर में, फिर हो गया आपका सामान्य हिंदी व्याकरण वाला पेपर और एक हो गया ऐसे वाला। तो इस हिसाब से 6 पेपर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और जिसके लिए मात्र 3 महीने मिल रहा है। तो क्या 3 महीने में आप तैयारी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जबकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप देखिए एप्लीकेशन, मतलब जब विज्ञप्ति निकलती है, मान लो नोटिफिकेशन निकली, तो नोटिफिकेशन निकली उसके पश्चात आपको 15-20 दिन का समय, फिर एप्लीकेशन आप फिल करते हो ऑनलाइन आवेदन, उसके बाद आपको 2 महीने के आसपास यहाँ पे मिलता है गैप, मतलब 3 महीने के आसपास इसमें भी मिल रहा है। जब 3 महीने में आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते तो मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हो, ये भी आपको सोचने की बनती है। तो लगभग 1 साल पहले से आपको इस परीक्षा में जुटना है, मतलब अगर आपको सफल होना है तो 1 साल या 18 महीने के आसपास इसमें जो है फुल तैयारी लगती है सिलेबस कंप्लीट करने में, और उसके बाद आपको जो है रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से मान ले तो 2 साल हम मान सकते हैं। अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो 2024 तक आपका सिलेक्शन निश्चित है, मतलब होना तय है, अगर आप नियम अनुसार सारी तैयारी करते हो। तो हमारे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से या नियम अनुसार भी अगर देखें तो मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको पहले शुरू करनी चाहिए। क्यों शुरू करनी चाहिए? अगर आपका देखिए आपके पास समय है तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। अब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा क्या अलग अलग सिलेबस देखने को मिलता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा है उसी के अंतर्गत से निकलकर प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देखने को मिलता है। कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो आपके अलग मिलेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है जब हम मुख्य परीक्षा का सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आपका अगर 100% सिलेबस कवर हो जाता है किसका, मुख्य परीक्षा का, तो हमारा 70% जो प्री का जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए, देखिए जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करोगे 70% प्री का पोर्शन आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ पे आपको क्या करना होता है, मुख्य परीक्षा में आपको रिटर्न यानी कि आपको जो है वर्णनात्मक या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना होता है। पर प्रारंभिक परीक्षा में आपके जो होते हैं क्विज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो सिंपल सी बात उसी में फैक्चुअल डिटेल आपको ध्यान में रखना है। बस रिटर्न जब आप लिखोगे तो आपको सारे पॉइंट्स फैक्ट को थ्योरी बनाकर लिखना पड़ेगा कि नहीं, उन फैक्ट्स को ही निकाल कर आप प्री में यूज कर सकते हो। तो जब आप मेंस के लिए अच्छे से तैयारी कर लोगे 70% आपका पोर्शन कवर हो गया। जब आपका प्री का नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन आया, मान लो 2023 का एग्जाम हो या फिर 2024 का एग्जाम हो,
तो उसके 2 से 3 महीने पहले आप जो है प्री की परीक्षा के लिए फोकस हो जाइए। इसको आप बंद कर दीजिए। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ है, मतलब आपको पढ़ना है, आंसर राइटिंग करना है, ठीक है, बार बार रिवीजन करना, बहुत सारी चीज़ें। तो इसकी जो तैयारी है पूरी टोटल आप जो है अलग कर दीजिए और आप प्री के लिए फोकस हो जाइए। प्री के लिए फोकस हो जाओगे 2 महीने पहले से, तो सिंपल सी बात, जो 30% पोर्शन है वो आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल है, आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में आप क्वालिफाई भी हो जाओगे। और दूसरी बात, आपका यहाँ पे मुख्य परीक्षा का जो पोर्शन है वो कवर हो चुका है पहले से ही। तो आपके पास बचे कितने, 3 महीने। तो उन 3 महीनों में आप इसका बार बार रिवीजन करोगे, तो आप दूसरों से ऑलरेडी हटकर यहाँ पे आंसर भी लिखोगे और आप सबसे टॉप पर भी रहोगे। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो आपके दिमाग में बात चढ़ी, बिल्कुल चढ़ गई होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले करना है। अब पहले करने से मतलब इसके अंतर्गत आपको प्री के पोर्शन भी मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपका कंप्लीट हो जाएगा, 70% वैसे कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाद में आपको प्री की तैयारी में भिड़ना है, ठीक है। चलिए, रणनीति क्यों जरूरी है ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसी भी काम को करने से पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं। मैनेजमेंट आपने सुना होगा, आपने घर में भी कोई काम करना है तो आप उसके पहले उसकी योजना बना लेते हो। कुछ भी काम हो, ठीक है, चाहे आपको घर बनाना हो, चाहे आपको कहीं टूर पे जाना हो, आपको मतलब एक प्रकार से घूमने जाना हो, विदेश जाना हो या भारत में भी कहीं, तो आप उसकी प्लानिंग करते हो, बिल्कुल करते हो। तो उसी प्रकार अगर हम कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पहले हमको प्लानिंग यानी कि उसकी रणनीति या स्ट्रैटेजी तैयार करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ देखिए, एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो इंदौर है, उसके अंतर्गत जो परीक्षा आयोजित की जाती है, राज्य सेवा परीक्षा, उसके अंतर्गत उसमें सफलता अगर प्राप्त करना है तो उसकी रणनीति बनाना बहुत ही जरूरी है। अब इसकी बात अगर करें तो इसके अलावा दूसरी चीज़ों के लिए भी रणनीति बहुत जरूरी है। तो रणनीति कोई भी चीज़ के लिए हो, रणनीति बहुत ही जरूरी होती है। अब देखिए, जब आप कोई भी परीक्षा या एमपीपीएससी के लिए आप अच्छी रणनीति तैयार कर लेते हो तो आधी परीक्षा की सफलता आपको यही मिल चुकी है। क्योंकि प्लानिंग, देखिए, एक आपने एग्जाम्पल सुना होगा, मतलब एक पेड़ काटने वाला व्यक्ति, पेड़ काटने वाला, ठीक है, अब उसकी कुल्हाड़ी को जैसे उसको 5 घंटे में पेड़ काटना है, तो 5 घंटे में पेड़ काटना, तो वो 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार लगाने में यहाँ पे मतलब उसका समय लेगा वो, और 1 घंटे जो है उसको कुल्हाड़ी से पेड़ काटने में लेगा। तो सिंपल सी बात, धार लगाने में उसने ज़्यादा समय लिया है। तो उसी प्रकार आप रणनीति अच्छी तैयार करोगे तो सिंपल सी बात, आप परीक्षा की तैयारी आधी जो है यहीं पे सफलता आपको मिल जाएगी। तो रणनीति क्यों जरूरी है ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, एमपीपीएससी की परीक्षा के अंतर्गत आपको कितने चरण मिलते हैं, 3 चरण। एक तो मिलता है प्रारंभिक, दूसरा मिलता है मेंस मतलब जो आपका मुख्य परीक्षा होती है, तीसरा मिलता है इंटरव्यू। तो अब बताइए मुझे, प्री क्या सेम टू सेम मेंस के जैसे है? नहीं। मेंस क्या इंटरव्यू के जैसे? नहीं। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे 3 चरण है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू। तो प्रत्येक चरण में अगर पास होगे तो ही अगले चरण में जाओगे। जैसे प्री में हम पास हुए तो कहाँ जा रहे हैं, मेंस में अगर पास हुए तो कहाँ जा रहे हैं, इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में पास हुए तो सिंपल सी बात, हमको जो है हम एक लोक सेवक के रूप में नियुक्त होकर आ रहे हैं, ठीक है, मतलब नियुक्ति पत्र हमको मिल रहा है। तो प्री जब पास हो रहा है तभी मेंस आ रहा है। अब देखिए, हर एक की रणनीति अलग है, मेंस की अलग है, प्री की अलग है, इंटरव्यू की अलग है। तो सिंपल सी बात है, तीनों की प्रकृति अलग अलग है, तीनों की प्रकृति अलग अलग है, और तीनों में पास होना बहुत जरूरी है। तो हर एक के लिए रणनीति अलग अलग बनेगी। जैसे प्री की रणनीति अलग होगी, मेंस की अलग, इंटरव्यू की अलग, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले किसकी, प्री की, प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति के बारे में हम बात करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है, मतलब आपकी प्रारंभिक परीक्षा में आप पास हो जाते हैं तो ही आप मेंस में जा पाएंगे। मतलब एक प्रकार से छन्ने का काम करता है। छन्ने मतलब यहाँ से निकलोगे तो ही इधर जाओगे, यहाँ से निकलोगे तो ही इधर जाओगे। चलिए, अब बात करते हैं सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की। तो प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति के लिए सबसे मुख्य बात मैंने बताया, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस जो पाठ्यक्रम है वो रटा होना चाहिए। इसके लिए आप जो है पीछे का जो पार्ट है वो देख सकते हैं, सिलेबस वाला। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे हम यहाँ पे गूगल में गए, गूगल में जाने के बाद आप जब जो है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वीडियोस वाले सेक्शन में, आप देखोगे तो यहाँ देखिए एमपीपीएससी 2024 के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं। मतलब 23 वाला एग्जाम आएगा, हम 24 आएगा, 24 में आएगा, इसलिए उसकी तैयारी कर रहे हैं अभी। तो उसके अंतर्गत एग्जाम का सिलेबस क्या होना चाहिए उसका डिकोड यहाँ पे कर दिया मैंने, और दूसरा एग्जाम की प्रोसेस क्या होगी वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। चलिए मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो एग्जाम है प्री, उसके लिए आपको प्री हो या फिर मेंस हो, 5 से 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर के सिलेबस होने के पश्चात। उनका अच्छे से अवलोकन करना है। और प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अगर देखें, जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके अंतर्गत आपको कितनी यूनिट मिलती है, 10 यूनिट।
10वीं यूनिट में अगर देखें सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण, राष्ट्रीय घटना, अंतर्राष्ट्रीय, 10 यूनिट के बारे में आपको मैंने बता दिया हूँ पाठ्यक्रम में, तो पाठ्यक्रम आप जाकर देख लीजिए। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आपको देखने को मिलता है। इतिहास, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता के बाद भारत है। इसके अलावा भारत का भूगोल, विश्व की जानकारी, भौगोलिक जानकारी। इसके अलावा भारत की राजनीति यानी संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थव्यवस्था। इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स से देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के अंतर्गत भूगोल, इतिहास, संस्कृति, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था। इसके अलावा सूचना संचार प्रौद्योगिकी, जो कि 9वें नंबर की यूनिट में या इकाई में। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं, जो आयोग है। ये सारे टॉपिक आपको मिलते हैं किसमें, प्रारंभिक परीक्षा की GS1 के अंतर्गत 10 यूनिट, और सी सेट अलग होता है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना, गूगल पे, और गूगल पे जाने के बाद आपको देखना है, देखिए MPPSC PYQ, इस प्रकार से आप लिखोगे। देखिए MPPSC PYQ आप लिखोगे, देखिए यहाँ ऊपर ही आपको सबसे पहले टैब आ गई है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर MPPSC मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ऐसे आप क्लिक करोगे और सीधे आप क्लिक करने के बाद जाओगे तो नीचे आप देखोगे, देखिए अच्छा मेन वेबसाइट में भी जाओगे तो भी एक टैब बनी मिली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो इसी में डायरेक्ट हम आ गए हैं। तो जब आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2022, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए थे पिछले 21 मई को, उसकी अगर बात करें तो उसका पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पे आ चुका है। इसी के साथ आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2019 वाला अभी फाइनल रिजल्ट आ गया, 20 वाला भी फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इसमें भी आपको देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी 2019 में भी। तो प्रीलियम्स के क्वेश्चन भी यहाँ देखने को मिलेंगे। देखिए प्रीलियम्स का पेपर 1 और प्रीलियम्स का पेपर 2। तो हमारे प्रीलियम्स में यानी प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ 2 पेपर होते हैं, तो 2 पेपर को आपको डाउनलोड कर लेना हर एक ईयर के पिछले, या फिर आप कोई बुकलेट खरीद सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। तो जैसी आपकी इच्छा, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, तो ठीक है, और नहीं तो आप बुकलेट खरीद सकते हो। नीचे आप चलोगे तो 2021 का जो स्टेट परीक्षा है मतलब MPPSC के अंतर्गत, उसकी अगर बात करें, देखिए यहाँ पे आपको नीचे चल के मिलेगा। देखिए ये फॉरेस्ट वाला होता है, और फॉरेस्ट वाले के साथ साथ जो है आपका स्टेट वाला भी होता है। देखिए स्टेट वाला ये दिख रहा, स्टेट वाले में जाओगे नीचे तो नीचे आप देखोगे, देखिए इसमें भी आपको मिलेगा। देखिए कंप्लीट मेंस का जो पेपर है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे जाओगे तो आपको देखिए हर एक ईयर के यहाँ देखने में, जैसे 2018 के भी यहाँ मिल जाएंगे। नेक्स्ट करोगे तो और पिछले ईयर के भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे लेटेस्ट की बात करें 2022 की, तो यहाँ पेपर 1 जो GS1 है, जिसकी 10 यूनिट होती है, और सी सेट होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसको हम बाद में देखेंगे। चलिए इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए डाउनलोड हो मतलब खुल गया, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे सीधे, और डाउनलोड करने के बाद हम कर लेते हैं ओपन। और ओपन जैसे करते हो तो देखिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आता है। बुकलेट के बारे मतलब जो आंसर होती है आंसर की, उसके बारे में मैंने बता दिया था आपको, जिसमें गोले काले करना होता है, ठीक है। तो उसकी कोई मैटर नहीं, यहाँ आपको रोल नंबर फिल करना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए आप उसके बारे में, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है जब आप एग्जाम देने जाते हो तो। और एक और चीज़ मैंने बता दिया था, यहाँ पे आपको देखिए प्रत्येक यहाँ पे, चलिए मैं इसको जो है कहीं और ओपन करते हैं हम, जहाँ पे एडिट कर सकें। यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ आपको देखने को मिलेगा, देखिए 100 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक के लिए 2 अंक यानी कि 200 नंबर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको 75% के ऊपर मार्क्स लाना। जैसे अभी की बात करें तो जो OBC या जनरल है 80 के आसपास देखने को मिले हैं, तो आप सिंपल सी बात 75 के ऊपर लाओगे तो ही आपके चांसेस है, नहीं तो आपका प्री में क्वालिफाइंग नेचर नहीं आएगा, मतलब क्वालिफाइंग आपका जो है नहीं हो पाएगा। तो मेंस की परीक्षा आपको देना है तो आपको 75% मार्क्स से ऊपर लाना पड़ेगा, यानी कि 200 में से आपको 150 या 155 160 के आसपास लाना पड़ेगा, तभी आप जो है क्वालिफाई माने जाओगे। नेक्स्ट देखने को मिलता है क्वेश्चन पेपर को हम कैसे डिकोड करें पिछले ईयर के। जैसे यहाँ देखिए आपको दिख रहा है एटलास और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को क्या कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आया है ज्योग्राफी से, किससे आया है, ज्योग्राफी से। तो एक टॉपिक है हमारा भारत के अंतर्गत। देखिए पहली यूनिट में मध्य प्रदेश की संस्कृति इतिहास, दूसरी यूनिट में आपका भारत का इतिहास, तीसरी यूनिट में मध्य प्रदेश का भूगोल, चौथी यूनिट में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो देखिए चौथी यूनिट के अंतर्गत ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एटलस और उसके अक्ष पाए जाने वाले। तो वर्ल्ड के अंतर्गत आप देखोगे मैपिंग से क्वेश्चन आया है, तो आपको मैपिंग अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपको अन्य टॉपिक भी तैयार करना है, ठीक है। एटलास और अक्ष पूछा है तो अक्षांश देशांतर ये सारी चीज आपको होना चाहिए। तो इनमें से आपको देखिए 4 ऑप्शन देता है वो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैंगन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है। ये आप देखिए 7वीं यूनिट के अंतर्गत जो विज्ञान और जो पर्यावरण है उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जितने भी इस प्रकार के आपको फैक्ट मिलते हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए अच्छे से और उनको आप बार बार रिवीजन कीजिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, IIFM देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। तो इस प्रकार के जितने भी संस्थान हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए, उनके मुख्यालय आप ध्यान में रखिए और स्थापना वगैरह जो भी चीज़ है आप उसकी बेसिक चीज़ें आप तैयार करिए लिस्ट वाइज और आप अच्छे से उसको पढ़िए बार बार। जब आप 5 से 6 बार या 7-10 बार रिवीजन कर लोगे तो आप उस चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मतलब भूल नहीं पाओगे। नेक्स्ट देखिए, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य की सीमा। देखिए ये भी आपका विज्ञान और पर्यावरण से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप देखोगे, देखिए जैव विविधता, ये भी आपको उसी यूनिट यानी 7वीं यूनिट से देखने को मिलेगा। वायु की गति के मापन के अंतर्गत ये देखें तो देखिए ये इस प्रकार के आप देखोगे तो ये मापन वाले यंत्र जितने भी है उनकी आप लिस्ट बनाइए और आप उनको बार बार पढ़िए। तो देखिए जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसकी प्रकृति के अनुसार दूसरे जो टॉपिक है इससे रिलेटेड उनको आप अच्छे से पढ़िए, ताकि क्या हो नेक्स्ट टाइम जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसको जो है कंफ्यूज ना हो पाए या आप उसको हल कर पाए सही तरीके से। अब जिसको इंग्लिश में देना है, जैसे हिंदी आ गया और इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में भी आपको देखने को मिल रहा है पेपर। ठीक है, नेक्स्ट पेपर देखिए इटाई रोग। अब देखिए ये रोग आ गया, तो रोग आगे किससे संबंधित है, बायोलॉजी से संबंधित है। तो जितने भी प्रकार के रोग है वो किससे होते हैं, उससे क्या प्रभावित होता है, वो चीज़ों की आप लिस्ट बनाइए और उनको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमको ये बता देता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत, बीमारी डिजीज के अंतर्गत। डिजीज के अंतर्गत पेपर कैसे आ रहा है क्वेश्चन पेपर, तो वो आपको पता चल रहा है यहाँ पे। आप सिलेबस को ध्यान रखिए, सिलेबस में वही टॉपिक को अच्छे से पढ़िए जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब बार बार। अब ये एक साल में ये क्वेश्चन आ गया, पिछले 10 साल या 5 साल में आप जो देखोगे बार बार रिपीट जिन टॉपिक से हुए उन टॉपिक की आप लिस्ट बनाइए सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलाकर और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बार बार रिवीजन कीजिए। तो आपको क्या होगा, इससे काफ़ी फायदा होगा और आप दूसरों से अलग रहेंगे। देखिए यहाँ पे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार देखिए हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जितने भी आपको देखिए ISI मार्क का, FPO, BEEO है, हॉलमार्क है, इतने इस प्रकार के जितने भी जो स्टैंडर्ड मार्क्स होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, लिस्ट बनाना है और वो क्यों यूज़ किए जाते हैं वो आपको पता होने चाहिए। देखिए भारत में कोयले के सकल उत्पादन इकोनॉमी से क्वेश्चन आया, और कौन सी इकोनॉमी से क्वेश्चन आया, मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में जितनी भी खनिज संसाधन है, कोयला हो, लोहा हो, जितनी भी चीज़ें हैं उनमें हमारे मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का स्थान है, मतलब उत्पादन में या फिर निर्यात में, बहुत सारी चीज़ों में होता है, खपत में होता है। तो इन चीज़ों की आप लिस्ट बनाइए, टेबल बनाइए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ आप देखिए विश्व, भारत और मध्य प्रदेश, 3 आप टेबल बनाइए मध्य प्रदेश में। जैसे यहाँ लिखिए आपने कोयला, कोयला का विश्व में देखिए विश्व में सबसे आगे कौन है, मध्य भारत में कौन है और मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो कौन है। सकल उत्पादन में या अलग अलग प्रकार से आप लिस्ट बना सकते हैं। जब हम मध्य प्रदेश का अध्ययन मतलब करेंगे अच्छे से तो वहाँ आपको ये चीज़ें मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। तो ये इस प्रकार से आपको डिकोड करना है पिछले ईयर के क्वेश्चन को। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। चलिए अब हम जो है बात करते हैं और आगे की स्टेप्स की। तो आपको डाउनलोड कैसे करना है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने बता दिया कैसे करना है। फिर से चलिए मेरे साथ, ये देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है और ये होम पेज मिलेगा आपको। ठीक है, होम पेज मिलेगा, यहाँ आप देखोगे तो आपको लेटेस्ट कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है, जो भी चीज़ आपके एग्ज़ाम मतलब आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जाना तो यहाँ पे आप देखेंगे लेटेस्ट पेपर 1 और पेपर 2 दिख रहा है। तो अब पेपर 2 को भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पेपर 2 आप देखोगे वही पैटर्न रहता है, सेम टू सेम। 100 नंबर मतलब 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 नंबर का रहता है। अब यहाँ आपको सामान्य बेसिक मैथ्स है, सांख्यिकी, हिंदी है, हिंदी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ बेसिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि मैंने सिलेबस में बताया था, जैसे विलुप्त संख्या रीजनिंग का क्वेश्चन है, सामान्य मतलब बहुत बेसिक होती है। तो आप इनको जो है मतलब नॉर्मल हल कर सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के पश्चात। तो इसकी तैयारी भी करना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम वापस चलते हैं हमारी रणनीति में। तो ये तो मैंने बताया 10 टॉपिक से रिलेटेड आपको हर एक टॉपिक को कैटेगराइज करना है, किससे कितने क्वेश्चन आए हैं वो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस ये ध्यान रखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और उस टॉपिक के आसपास के टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है,
जैसे कि मैंने बताया पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ लेना है, मतलब जितना भी आपका सिलेबस है उसको अच्छे से याद कर लेना है, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो। तो प्री की बात कर रहे हैं हम, प्री के सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे 10 यूनिट आपकी GS1 में, तो उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ उसकी मिलान कीजिए कि किस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी बारीकी से अध्ययन करना है इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद अवधारणात्मक और तथ्यात्मक, मतलब जो भी फैक्चुअल डिटेल होती है उसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है और उसकी जो है टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको नोट्स बनाना है फैक्चुअल डिटेल, ताकि आप जो है उसको बार बार रिवीजन कर सके। अब बुक से आप कब तक पढ़ोगे, बुक से पढ़ लिए, बुक से पढ़ने के बाद आप अपनी खुद की नोट्स बनाना है और उसको अच्छे से बार बार रिवीजन करना है, तब जो है तब जाकर कहीं जो आपको चीज़ें याद होगी। प्रश्नों को याद करने का, हल करने का तरीका जो होता है क्या होता है, संक्षिप्त नोट्स बनाना। जैसे मैंने बताया अभी, शॉर्ट नोट्स बनाइए, डायग्राम बेस पे बनाइए और बार बार उसको रिवीजन कीजिए। जितनी बार आप ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। जैसे जो अधिनियम होते हैं, अधिनियम मैंने बताया 10वीं यूनिट में आपको देखने को मिलेगा, नीति आयोग है, CAG है, UPSC है, MPPSC, जितने भी अधिनियम होते हैं उन अधिनियमों के लिए आप जो है एक तो लेटेस्ट आप देख सकते हैं वर्तमान में, देखिए इंडिया ईयर बुक आती है, हर साल आती है, इससे भी आप ध्यान में रख सकते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, और आप इसके लिए स्टैंडर्ड नोट्स बना सकते हैं अलग से, और उन चीज़ों को जो है आप बार बार पढ़ सकते हैं। जैसे उसकी स्थापना कब हुई, क्यों बनाया गया, क्या काम करता है, उसके कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए अधिनियम और संस्थाओं के बारे में। उसके बाद खेलकूद, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर्स, जो करंट अफेयर है, राज्य विशेष है, इन सभी के लिए चलिए स्पोर्ट्स खेलकूद के लिए आपको करंट अफेयर पर बेसिक ध्यान रखना है। लगभग 1.5 साल से 2 साल के अंतर्गत जो करंट अफेयर उसको पढ़ना है आपको, और इसके लिए कोई मैगजीन खरीद सकते हैं। दूसरा, आप डेली वाइज पे न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए। न्यूज़पेपर दैनिक जागरण हो सकता है, द हिंदू, आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर की घटना, कंप्यूटर के लिए मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ, फिर भी मैं नए सिरे से इसके लिए जो है मैं अलग से पढ़ा दूंगा, और ठीक है। इसके साथ ही राज्य विशेष के लिए आप जो है कोई स्पेशल जैसे बुक आती है, तथ्यवान है, या फिर आप बोल सकते हैं अलग से इसी प्रकार की बुक आती है जिसके अंतर्गत आप जो है इसकी विस्तार से तैयारी कर सकते हो और अपनी फैक्चुअल डिटेल को यहाँ पे नोट कर सकते हो। विज्ञान के लिए आप सामान्य लूसेंट, कंप्यूटर जैसे कि मैंने बताया मैं पढ़ा दूंगा इसके लिए, ठीक है, तो इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। विज्ञान के लिए जो सामान्य विज्ञान की जो लूसेंट होती है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, तो आपका जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर के लिए देखिए दैनिक अखबार, जैसे कि मैंने बताया दैनिक जागरण है, द हिंदू है, इनके आप ट्यूटोरियल फॉलो कीजिए, या फिर इनके न्यूज़पेपर को आप डेली वाइज पे पढ़ सकते हैं 1 घंटे का समय निकाल कर। राज्य विशेष के लिए जैसे कि मैंने बताया आप कोई स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और आगे भी और बताऊंगा मैं बुक्स के बारे में, बुक्स का जो वीडियो है वो अलग से मैं बना दूंगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो राज्य विशेष की कोई बुक आती है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार मैप वाइज आप क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। सेकंड जो पेपर होता है कौन सा, CSET का। CSET जो होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण, यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंतर्गत आप देखोगे तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसकी जो है 10वीं के स्तर पर आपके प्रश्नों की प्रकृति मिलेगी, जैसे कि मैंने बताया था सामान्य रीजनिंग, सामान्य गणित, और कुछ बेसिक आपकी समझ के अकॉर्डिंग आपको पेपर इसमें देखने को मिलेगा। तो पिछले ईयर में पूछे गए प्रश्नों की एक लिस्ट बनाइए, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं, उनको समझिए, और उसके बाद जो है आप जो है इसको हल कीजिए, ठीक है। साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। जैसे मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन आ रहा है, 100 क्वेश्चन में से आपको 80 बन रहा है अच्छे से, ठीक है। अब 80 नहीं बन रहा है, जो भी है भाई, मैंने एक अनुमान बताया कि 80 बन रहा है, अब आपके 20 क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो 20 क्वेश्चन छोड़ के आने की नहीं बनती, आपको उनको भी एक अनुमान के आधार पर टिक मार्क करके आना है, यानी कि गोले काले करके आना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही परीक्षा, जैसे मान लीजिए 15 दिन पहले क्या होता है, विज्ञप्ति जारी होती है, उसके 15 दिन बाद से फॉर्म फिल होते हैं, फिर फॉर्म फिल होने के 2 महीने पश्चात क्या होता है, आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है। तो इस हिसाब से 3 महीने आपके पास में रहे टोटल, तो 3 महीने के अंतर्गत आप 2.5 महीने जो है कंप्लीट तैयारी मतलब उसकी कर लीजिए, जो भी हो गई है पहले से, हालांकि तैयारी 1 साल पहले से करते हैं, तो तैयारी हो गई है। एग्जाम के 15 से 20 दिन पूर्व आप तैयारी को अलग कर दीजिए, और सिर्फ आपको टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट होता है, मतलब आप कोई स्टैंडर्ड टेस्ट लगाइए 100 क्वेश्चन का, और उसकी समय सीमा रखिए 2 घंटे की, और बार बार टेस्ट दीजिए। इस प्रकार आप 20 से 30 टेस्ट आप दे दोगे, मतलब 20 दिन में 20 टेस्ट दे दोगे,
तो सिंपल सी बात, आप जब आगे एग्जाम में जाओगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जो क्वेश्चन आपने टेस्ट में दे चुके हैं उन क्वेश्चन के सही होने का परसेंटेज काफ़ी अधिक हो जाएगा। तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है फ्री टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, या फिर ऑफलाइन आप जो है अनसॉल्व्ड लेकर आ जाइए और उनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करना है, आपको जो गोले काले करने वाली सीट है, एक में से मतलब कहीं सीट मिल जाती है डेमो वाली, उस सीट को आपको हल करना है नियमित रूप से 2 घंटे, ठीक है। और फिर मिलान करना है कि हम कहाँ गलत हो रहा है, तो उसको आप रिवीजन कर सकते हैं उसी दिन जिस दिन आपने जो है टेस्ट दिया। उसके बाद देखिए विषय की समझ इससे काफ़ी विकसित हो जाएगी, और आप जो है परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर पाओगे और प्री में क्वालिफाई हो जाओगे। प्री में जब क्वालिफाई हो जाओगे तो नेक्स्ट आपका पेपर कौन सा है, मेंस। मेंस में आपको 6 पेपर देना है। 6 पेपर की रणनीति क्या होनी चाहिए वो भी हम बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताया, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे आप जो है सबसे पहले वाला पार्ट देख सकते हैं एग्जाम की प्रोसेस, दूसरा वाला पार्ट देख सकते हैं सिलेबस, मतलब जो एग्जाम का सिलेबस क्या होना चाहिए, तीसरा वाला पार्ट अभी हम देख रहे हैं कौन सा, एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो प्रारंभिक परीक्षा की स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति के बारे में बात कर लिए। अब बात करेंगे हम मुख्य परीक्षा की स्ट्रेटेजी। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, मुख्य परीक्षा में ही निबंध लेखन आता है, निबंध, ठीक है, प्रारूप लेखन आता है, तो उनको हम कैसे लिखें उसके बारे में अलग बात करेंगे। साथ ही उसके बाद थर्ड स्टेज आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में क्या क्या होता है, किस प्रकार हम उसकी तैयारी करें, ठीक है, कौन कौन से चरण होते हैं उसमें, सारी चीज़ हम बात करेंगे विस्तार से। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा, और जो भी समस्या आपको आएगी इस एग्ज़ाम को देने में वो मैं आपको जो है बताऊंगा क्लियर करके, ठीक है। तो ये आपको कैसा लगा, ये सारी चीज़ें रणनीति आपको अच्छे से समझ में आ गई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, ताकि मैं आगे जो है और आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रयास कर सकूं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मुख्य परीक्षा की रणनीति। अब मुख्य परीक्षा की रणनीति के पहले मैंने बताया ना, 5 से 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर आपको निकाल कर देखना है, सूक्ष्म अवलोकन करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग उनका मिलान करना है, और उस आधार पर जो है आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ देखिए, चलिए शुरू से मैं बताता हूँ। आप चल गए गूगल में, आप अपने मोबाइल पे भी जा सकते हैं और लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर जो भी है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है MPPSC, सीधे आपको MPPSC टाइप करना है। आप जाओगे मध्य प्रदेश, देखिए MPPSC मध्य प्रदेश, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ऑफिशियल वेबसाइट आ गई आपके सामने, जहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे स्क्रॉल होते हुए नजर आ रही। देखिए नोटिफिकेशन यहाँ पे चल भी रही है, मतलब एक प्रकार से मार्क्यू के तौर पर कुछ लेटेस्ट चीज़ें यहाँ दिख रही है। देखिए आपको देखने को मिलेगा, अपकमिंग एग्जाम जितने भी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़, आपको एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिख रहा है, इंपॉर्टेंट लिंक आपको यहाँ पे दिखेगी MP ऑनलाइन की, प्रेस न्यूज़ देखने को मिलेगी, साथ ही आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है, अप्लाई कैसे करोगे आप एग्जाम के लिए, एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करोगे, मॉडल आंसर और रिस्पॉन्स शीट भी आपको मिल जाएगी, इंटरव्यू कॉल लेटर है, ऑनलाइन प्रेफरेंस है, रिजल्ट है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो हमको जाना कहाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। देखिए आपको दिख रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इस पर आप क्लिक करोगे, आपको देखिए यहाँ पे ईयर वाइज सारे क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। तो अभी लेटेस्ट में 2022 का हुआ है, 2022 का प्री वर्ष हुआ है, तो प्री के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पर हम बात कर रहे हैं किसके, मेंस के क्वेश्चन पेपर। तो हम सीधे चलते हैं, हमको 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है वो देखना है। चलिए यहाँ पे 2020 के क्वेश्चन पेपर देखिए, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2020, क्योंकि इसका रिजल्ट भी आ गया है तो इसके मेंस का पेपर भी हो चुका है। तो सिंपल सी बात, पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक आपके पास में क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा, जैसे हम क्वेश्चन पेपर 1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए आपको रोल नंबर फिल करने का आता है, जो भी रोल नंबर फिल कर दीजिए। यहाँ लिखा हुआ देखिए सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र, और इसमें सेक्शन A, मतलब 2 सेक्शन होते हैं, खंड A और खंड ब, मतलब A और B। तो A के अंतर्गत आप देखिए देखने को मिल रहा है टोटल 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आप कितने नंबर के आते हैं सारी चीज हमने सिलेबस में बात कर ली है, ठीक है, एग्जाम की प्रोसेस में। तो यहाँ प्रत्येक के लिए 3 अंक रहेंगे, लिखना कैसे है वो हम उत्तर लेखन वाले में देखेंगे। तो आपको तैयारी की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कोड दीजिए, स्रोत सूत्र पूछा है। नेक्स्ट आप देखिए अमित्र घात है, देवल है, दीवान इंसा है, ताराबाई, अहोम विद्रोह, मोपला विद्रोह, लाला हरदयाल, भील विद्रोह, ग्यारसपुर देखिए के रघुनाथ शाह, उसके बाद मल्हार राव होलकर, बुंदेला विद्रोह, अवंती बाई। तो यहाँ देखिए टोटल 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पार्ट A में। तो इन 15 क्वेश्चन को आपको 3 लाइन में लिखना है। आप
3 लाइन तो दी जाती है, पर बोला जाता है कि 10 शब्दों में लिखना। क्या 10 शब्दों में आप पूरा लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो आपको 3 लाइन यहाँ पे दे दी जाती है। चलिए मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। देखिए बुकलेट GS1 की, आप जैसे इसको ओपन करोगे तो इसमें भी आप देखिए, आपको देखने को मिलेगा ये है, आपको रोल नंबर फिल करना है शब्दों में। यहाँ आपको रोल नंबर लिख के गोले काले करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी परीक्षा का माध्यम क्या होगा, हिंदी इंग्लिश, ये आपको फिल करना है गोले काले करके। फिर आपको देखिए यहाँ पे जो है, जो इन्विजिलेटर होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे काम होता है, ठीक, और आपके भी साइन होते हैं। अब देखिए आपको इधर कुछ नहीं करना है, आप सीधे जाओगे नीचे तो आपको देखिए ये चीज़ें आपको इस प्रकार से बुकलेट मिलेगी, जो आप में आंसर, मतलब जिस पे आप आंसर लिखोगे मेंस में, मतलब जो रिटर्न होगा वर्णनात्मक रूप से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो लिखोगे। कोड दीजिए के लिए आपको 1 2 3 लाइन मिलेगी। कितनी मिल रही है? 3 लाइन। तो इन 3 लाइन में आपको इसका आंसर लिखना है। तो सिंपल सी बात, 3 नंबर के लिए कितने फैक्ट लिखोगे? 3, मिनिमम 3 फैक्ट होना चाहिए। तो आपको 3 में से 3 आराम से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। पर आपने अगर दो मतलब जैसे मान लीजिए 3 फैक्ट है, 3 फैक्ट की जगह 2 फैक्ट लिख दिए तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो आपको 10 शब्द ध्यान में नहीं रखना है, आपको रखना है क्या कि आपको मिनिमम 3 फैक्ट लिखना है कोड दीजिए के बारे में, ठीक है। इसके अलावा स्रोत सूत्र के बारे में, अमित घात, ये देखिए इस प्रकार से हर एक के लिए 3 लाइन आपको दी है। और यहाँ पे देखिए आपको नंबर जब मिलेंगे तो जो एग्जामिनर है वो आपको यहाँ पे नंबर देगा जांचने के पश्चात, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए अब ये क्वेश्चन पेपर आया है जैसे मल्हार राव होलकर। तो मल्हार राव होलकर ये कैसे थे, मतलब एक प्रकार से पेशवा, और जो हमारे मराठा थे, मतलब एक प्रकार से उससे रिलेटेड हमको देखने को मिलते हैं ये, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको तैयारी करना, मतलब इतिहास में अगर जब पढ़ोगे तो मल्हार राव होलकर से रिलेटेड आसपास की चीज़ें और पिछले जितने भी 5 साल के 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो उसमें आपको जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं उन टॉपिक को ही आपको अच्छे से तैयार करना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, उनकी नोट्स बनाना है। और अलग अलग क्वेश्चन पेपर को, मतलब जैसे मल्हार राव होलकर है, इसको आपको 3 नंबर में लिख कर देखना है। कोई भी व्यक्तित्व से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 3 नंबर के आते हैं ज़्यादातर। कुछ चीज़ें आती है जो 5 नंबर में आ जाती है, परंतु उनसे रिलेटेड जो प्रशासन है, उनकी आर्थिक व्यवस्था है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बड़े फॉर्म में जाते हैं, जैसे कि 11 नंबर। 11 नंबर मतलब 200 शब्द में, ठीक है। आप 5 नंबर में आएंगे तो कितने शब्द लिखना है? 50 से 60 शब्द में। मतलब आप नीचे जाकर देखोगे तो आप देखिए यहाँ पे ये 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए, जैसे बालाथल संस्कृति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो आप इसमें पूरी विशेषताओं को एकदम से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो आप डायग्राम बनाकर लिख सकते हैं। आंसर लिखते समय मैं बताऊंगा कि उत्तर कैसे लिखा जाता है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तो मैं बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन पेपर आप देखिए पिछले साल के, और उसके आधार पर आपको क्या करना है, तैयारी करना है। जैसे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य पर निबंध लिखना है। नीचे देखिए आपको अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करना है। तो अकबर की आप अलग अलग नीति पढ़ोगे, कौन कौन सी, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, धार्मिक। तो धार्मिक नीति में क्या क्या उसके कार्य रहे उसके बारे में आपको यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन देखने को मिल रही, 7 8 जितनी भी। तो इसमें आपको आंसर को कवर करना है, और जितना अधिक आप अच्छा कम शब्दों में ज़्यादा आप जो है व्यक्त कर पाओगे तो ही आप जो है सबसे अलग माने जाओगे। पता चल रहा है आपने अनावश्यक चीज़ें लिख लिख के इतना फुल कर दिए, इतने शब्द, तो क्या अनावश्यक चीज़ों के नंबर मिलते? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको देखना है। जैसे देखिए भारत में परंपरागत कुटीर उद्योगों के पतन के कारण बताइए। अब कुटीर उद्योगों के कारण पतन के कारण क्या थे? क्योंकि देखिए अंग्रेजों का जब शासन हो रहा था तो नई चीज़ें विदेश से आ रही थी। तो सिंपल सी बात, कुटीर उद्योग का जो है एक प्रकार से क्या हो गया, हनन हो गया, पतन हो गया। तो इन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ लिखना है। अब देखिए जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ से देखिए आपको बड़े क्वेश्चन के लिए 2 पेज मिल रहा है। 2 पेज कैसे? देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इस कथन के संबंध में आपका क्या मत है? तो देखिए इसके बारे में, या गुप्त काल में, देखिए अथवा इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हल करना है। जैसे गुप्त काल में कला एवं स्थापत्य के विकास का वर्णन करना है, तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन। तो देखिए आपको 2 पेज में लिखना है, 2 पेज मतलब 200 शब्दों में लिखना है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जब लिखना है तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ लें और उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बना लें। तो इससे अच्छी बात क्या होगी? तो नोट्स कैसे बनाना है, आंसर कैसे लिखना है, वो भी आगे मैं बताऊंगा। चलिए हम बात करते हैं। मैंने तो पुराने क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करना बता दिया, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 6, उसके बाद पेपर 5 भी होगा। यहाँ पे देखिए पेपर 5 भी है हिंदी का। तो ये सारी चीज़ें आपको डाउनलोड कर लेना, और कोशिश करें कि जब आप उत्तर लिखो, उत्तर लिखने के लिए मैं आगे बताऊंगा,
तो इन बुकलेट को आप डाउनलोड करने के पश्चात ही उत्तर लिखे, या फिर मॉडल बुकलेट आप खरीद लीजिए मार्केट से, या फिर नॉर्मल जो पेज है उसमें आप 3-3 लाइन डिवाइड कर लीजिए अलग अलग, तो उसमें आप उत्तर लिखोगे स्टैंडर्ड वाला। तो आप एग्जाम में जब जाओगे तो आपको अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना कि किस प्रकार परिवर्तन करना है। जब आप जिसकी प्रैक्टिस पहले से कर चुके हो उसी फॉर्म में, तो आप आगे जाकर लिखना ही बस है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको डाउनलोड करते बन जाएगा, सभी से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपको जाना कहाँ पे, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के अंतर्गत ही जाना है, कोई भी ईयर का हो। अन्य एग्जाम भी कंडक्ट किए जाते हैं एमपीपीएससी के द्वारा, उसमें आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी स्टेट सर्विस परीक्षा की, ठीक है, स्टेट मतलब राज्य सेवा परीक्षा की। चलिए वापस चलते हैं हमारी रणनीति में। किस किस चीज़ को किससे पढ़ना है वो एक बार बता देता हूँ। उसके आगे मैं बुक वाला भी वीडियो बना दूंगा कि बुक कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसके आधार पर आपको पढ़ना है आगे की तैयारी के लिए। चलिए यहाँ पे देखें मुख्य परीक्षा की प्रकृति कैसी है, डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक है, विश्लेषणात्मक है, मतलब आपको डायग्राम में या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यहाँ दर्शाना है, और प्री से बहुत भिन्न है। मतलब प्री में जिस प्रकार हम फैक्ट चीज़ें कंप्लीट करते थे, यहीं पे आपको रिटर्न लिखना है तो आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, प्री जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता था, परंतु मुख्य परीक्षा आपकी मेरिट लिस्ट डिफाइन करती है। मतलब मुख्य परीक्षा में आप जितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे उतनी अधिक, मतलब आप देखिए अपने नंबर को ज़्यादा ला पाएंगे तो आप मेरिट लिस्ट में आने की संभावना उतनी अधिक आपकी रहेगी। तो सिंपल सी बात है, 1400 नंबर का क्वेश्चन होता है, मतलब 6 पेपर होते हैं, तो 1400 में से आप कोशिश करिए कि 800 से 850 आपके आ पाए। फिर आप इंटरव्यू में अच्छा प्रयास करिए तो आपको 100 नंबर उसमें मिल सकते हैं 175 में से, तो आप सिंपल सी बात है 950 के पार आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। मतलब 1550 में से 950 आप जो है 1575 में से, तो 950 के आसपास आप ले आइए, आपका सिलेक्शन हो गया समझो, ठीक है, टॉप में आ जाएंगे आप। उसके बाद आप देखिए प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप देखने को मिलेगा 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको भारत की इतिहास और संस्कृति देखने को मिलेगी, पार्ट बी में आपको भूगोल देखने को मिलेगा। भूगोल के अंतर्गत आपको आपदा प्रबंधन बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जब हमने सिलेबस देखे थे तो सिलेबस में आप जाकर देखिए, सिलेबस में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आती है इतिहास की, संस्कृति की और भूगोल की, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उनकी नोट्स बना लेना है। नोट्स कैसे बनाना आगे हम बात करेंगे अलग से, ठीक है, यहाँ बात नहीं करेंगे नोट्स की। उसके बाद आपको दूसरा जो प्रश्न पत्र आता है वो संविधान का आता है, संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र, इन सब का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी। इसका सिलेबस भी आपको विस्तार से मिलेगा, कहाँ पे, सिलेबस वाले वीडियो में, या फिर आप जो विज्ञप्ति है उसमें देख सकते हैं। प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है, कुछ मानक पुस्तकें जैसे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था, लोक प्रशासन, इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं बुक के माध्यम से। और कुछ चीज़ें बच जाती है तो उसको इंटरनेट की सहायता से आप सर्च कर सकते हो, ठीक। इंटरनेट में बहुत भंडार है, पर आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मटेरियल अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा है, तो आगे बात करेंगे उसके बारे में हम, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन तथा जो अर्थव्यवस्था, इसका मैंने बताया स्टैंडर्ड बुक। और एक बुक आती है जैसे कि मैंने बताया इंडिया ईयर बुक, इंडिया ईयर बुक आती है जिसके बारे में मैंने पीछे भी बात किया था, हर साल आती है, जैसे अभी 2023 की भी आ चुकी है। तो ये बाजार पे मिल जाएगी या इंटरनेट में भी आपको किसी किसी सोर्स से मिल जाती है फ्री में, ठीक है, या तो पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है, इसको आप पढ़ सकते हैं। 400 पेज के आसपास होती है, हर साल आती है, एक प्रकार संक्षिप्त विवरण होता है उसमें पूरे भारत का, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका जो है क्या हो जाएगा, दूसरा पेपर के अंतर्गत जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तीसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी स्कोरिंग होता है, जिसके अंतर्गत आपको टॉपिक मिलेगा विज्ञान एवं तकनीकी, सांख्यिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा, पर्यावरण, धारणी विकास, भूगर्भ शास्त्र, इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा। इस जितने सारे टॉपिक है टोटल 10 यूनिट में देखने को मिलेंगे। इन 10 यूनिट के लिए आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात, 10 यूनिट अलग अलग है। जैसे कि पहली यूनिट में आपको मिलेगा फिजिक्स, दूसरे में मिलेगा आपको केमिस्ट्री, तीसरे में मिलेगा बायोलॉजी, चौथे में कंप्यूटर मिलेगा। इस प्रकार आगे बढ़ते जाए तो एक एक करके हर एक यूनिट अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो उनकी आप सेपरेट बुक यहाँ पे देख सकते हैं। और हालांकि यूट्यूब चैनल मतलब सरकार स्टडी बेस में हम अच्छे से तैयारी कराएंगे इसकी, साइंस जो हमारा तीसरा पेपर है उसकी, और बाकी पेपर की भी कराएंगे, ठीक है। इस पाठ्यक्रम की मानक सामग्री जैसे बुक्स अवेलेबल है, ठीक है, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक टॉपिक रहता है गणित वाला, गणित और सांख्यिकी वाला, तो उसकी कुछ बेसिक चीज़ें होती है, मतलब नॉर्मल लेवल रहता है उसका, उसकी डेफिनेशन वगैरह कुछ बेसिक चीज़ें आप पढ़ लोगे, क्योंकि वो रहता है आपका 30 नंबर का, 30 नंबर
को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, तो इसलिए आपको उसकी भी तैयारी कर लेना है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत चौथा पेपर देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको दर्शन शास्त्र, इसमें आपको एक यूनिट मिलेगी दार्शनिक और विचारक की, तो उसकी आपको बुकलेट मिल जाएगी। कहाँ पे? मार्केट में, दार्शनिक विचारक की सेपरेट, ठीक है। उसके बाद चौथी 4 यूनिट बची लास्ट की, तो उसमें आपको एथिक्स यानी कि मनोविज्ञान और लोक प्रशासन देखने मिलेगा। इसके लिए आपको जो है जैसे कोई स्टैंडर्ड बुक आती था, लेक्सिकॉन है, ठीक है, इस प्रकार काफ़ी अच्छी बुक है ये, इसको आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बुक्स के बारे में। इसकी जो विस्तृत जानकारी वो कहाँ पे मिलेगी आपको? सिलेबस वाले टॉपिक में, मतलब जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो हर एक पेपर, उसके आपको सिलेबस देखना है, तो आपको पिछला पार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो 5वां पेपर की बात करते हैं। 5वां पेपर सामान्य हिंदी के अंतर्गत या व्याकरण हम देख सकते हैं, हिंदी और व्याकरण, इसके अंतर्गत इसका सिलेबस भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया हूँ। प्रश्न पत्र का जो उद्देश्य है क्या है? अभ्यर्थी जो भी परीक्षा दे रहा है उसकी भाषागत कौशल को जांच करना है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से हम बात करें तो हिंदी, मतलब भाई मध्य प्रदेश के अंतर्गत हिंदी का पेपर लिया जा रहा है, तो भाषागत कौशल यहाँ पे जांची जाती है। तो आपको 5वां पेपर और 6वां पेपर हिंदी में ही देना है, भले आप इंग्लिश मीडियम को हो चाहे हिंदी मीडियम के हो। पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? पाठ्यक्रम वाली जो विज्ञप्ति है या पिछला पार्ट आप देख सकते हैं। साथ ही इसके लिए आप जो स्नातक स्तर है, आप देखिए एमपीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात, आप स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होने के पश्चात दे रहे हैं, तो वहाँ आपने हिंदी पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, तो शुरुआत से लेकर अभी तक आप हिंदी पढ़ते आ रहे हो, तो उस स्तर की हिंदी जो व्याकरण है और सामान्य हिंदी है वो आपको पूछी जाएगी। तो आप एक स्टैंडर्ड बुक यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो आप अभी पढ़ते आए हो उसके लिए आप जो मार्केट से जा सकते हो, और एक स्टैंडर्ड बुक आती है हिंदी की, जिससे आप अध्ययन कर सकते हो और इस विषय की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब बचा काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर, जो है 6वां प्रश्न पत्र, यानी कि जो 6 नंबर का जो पेपर होता है, जिसके अंतर्गत प्रारूप है, हिंदी के निबंध और प्रारूप लेखन। इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या? एक मिलेगा बड़ा निबंध जो कि आपको 1000 शब्दों में लिखना है, एक मिलेगा छोटा निबंध जो 500 शब्दों में लिखना है, और एक मिलेगा प्रारूप जो कि 250 शब्दों में मिलेगा, ठीक है। ये सभी चीज़ों को आपको जो है लिखना है। और कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा? ये रहेगा आपका, अब मैंने पूरा आपको बता दिया हूँ कहाँ पे, सिलेबस वाले में और एग्जाम की प्रोसेस में। तो आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि यहाँ पे आपको कि कितने नंबर का, तो आपको 3 चीज़ें मुख्य रखना है, 1000, 500 और 250, इस प्रकार से आपको ये प्रारूप लेखन है। तो देखिए, जब आप निबंध लिखोगे तो निबंध कैसे लिखा जाता है, अच्छा निबंध, वो हम आगे अलग से वीडियो में देखेंगे। पर निबंध लिखने के लिए मुख्य रूप से आपको श्लोक, ठीक है, श्लोक आते हैं, कविताएं, उद्धरण, महापुरुषों के कथन आते हैं, उन कथनों को आप उपयोग करोगे कहीं कहीं जहां लागू होते हैं, तो आपका निबंध ज़्यादा आकर्षक रहेगा और आपके नंबर भी ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये परीक्षा तो हमारी मतलब स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया किस किस चीज़ की किस प्रकार तैयारी करना है। अगर आपको इसमें अच्छे से सफलता प्राप्त करनी है तो आपको मुख्य रूप से 60 से 65% अंक लाना पड़ेगा। ये कम भी हो सकते थोड़ा बहुत, पेपर की कठिनाई या सिलेबस या अभ्यर्थियों की संख्या के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका आपको लोड नहीं लेना, पर 60% आपको टारगेट बनाकर चलना, 60 से 65% आपके आना चाहिए, तभी आप जो है इसमें सफल हो पाएंगे। सभी विषय के अंतर्गत जब आप उत्तर लिखते हो, उत्तर लेखन के लिए अलग से देखेंगे हम कैसे लिखा जाता है, पर कम से कम शब्दों में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें व्यक्त कर देते हो, संगठित रूप से, सूक्ष्म या सशक्त रूप से आप उसमें अच्छे से उत्तर लिख पाते हो, तो आपको ही मेरिट लिस्ट में जगह मिल पाएगी। अगर आप जो है अनावश्यक की चीज़ें लिखकर पेज भरते हो तो आपको यहाँ पे मतलब मेरिट लिस्ट में आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वर्णनात्मक प्रकृति के जो प्रश्न है उसके लिए उत्तर जो है हमको कहाँ लिखना पड़ता है? उत्तर पुस्तिका में, ठीक है। साथ ही उत्तर लिखते समय हमको जो शैली है, लेखन शैली जो हमारी होती है, जो एक प्रकार से हमारी मेथड होती है लिखने की, उसमें किस प्रकार हमको अपग्रेड होना है, किस प्रकार उत्तर लिखना है, उसके लिए हम आगे जो है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, उत्तर लिखने के बारे में। तो आप टेंशन नहीं लेना उसकी। लेखन शैली एवं तारतम्यता का विकास निरंतर अभ्यास से आता है। तो हम जब उत्तर लिखने के बारे में बात करेंगे तो उसके बाद हम जो निरंतर डेली वाइज पे अभ्यास करेंगे उत्तर लिखने के, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, उस पर आप जो है ज्वाइन हो जाइए, उस पर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आपकी जो है जो समझ धीरे धीरे विकसित हो जाएगी। जब आप लिखना नहीं भी जानते हैं तो आप शुरू दिन कैसे भी लिखो, धीरे धीरे अपग्रेड होगे, लिखते जाओगे तो ऑटोमेटिक अपग्रेड होगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू तो एक अलग
प्रक्रिया है, हालांकि हम फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, फिर इसकी अलग से हम चर्चा करेंगे। तो इसकी रणनीति भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको बहुत ही मतलब एक प्रकार से पापड़ बेलने होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो प्री हमने दिए, फिर हमने मेंस दिए, मेंस में कंप्लीट हो गया तो 3 गुना अभ्यर्थी कहाँ जाते हैं, इंटरव्यू में। तो देखिए यहाँ पे मुख्य परीक्षा में जो चयनित हो जाते हैं उसमें लगभग 3 गुना के आसपास जो है मुख्य परीक्षा के 1 माह पश्चात, मतलब मुख्य परीक्षा दिए उसके 1 माह बचे हमारे पास में इंटरव्यू के, तो उसके बाद मतलब 1 माह में हमारी तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो इंटरव्यू के बारे में हम बाद में तैयारी कर सकते हैं। तो 1 माह बचे, उसके पश्चात इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के 1 सप्ताह बाद मेरिट लिस्ट जारी होती है। ठीक है, तो साक्षात्कार जो होता है कोई भी परीक्षा, यानी इंटरव्यू जो होता है कोई भी परीक्षा हो, उसका अंतिम चरण और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसी के आधार पर मेरिट तय होती है और अंकों की दृष्टि से ये काफ़ी कम है। जैसे इसमें देखें हम तो 175 अंक होते हैं, परंतु पद निर्धारण इसी के आधार पर होता है। साथ ही हम देखें तो साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी को व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, जिसमें आयोग के सदस्य लगभग 5 हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि संघ लोक सेवा आयोग का होता है और 4 जो होते हैं आपके अन्य होते हैं, जिसमें से कुछ बड़े ऑफिसर्स होते हैं जो कि IAS अधिकारी है जो भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसमें से एक विशेष क्षेत्र का होता है। ठीक है, महिला भी हो सकती है, महिला होना ऐसा ज़्यादा कंपलसरी नहीं है पर हो सकती है। ठीक, कभी कभी 6 हो सकते हैं, जैसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत जब पड़ती ना तब 6 हो सकते हैं, परंतु लगभग लगभग देखा जाए तो 5 सदस्य यहाँ पे होते हैं जो कि मौखिक रूप से प्रश्न यहाँ पे पूछते हैं, किससे, अभ्यर्थी से, और अभ्यर्थी को मौखिक रूप से इसका जवाब भी देना होता है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से क्या रहते हैं, हमको क्या तैयारी करना चाहिए, वो हम आगे बात करेंगे। 2014 तक अगर देखें तो इसके टोटल अंक कितने होते थे, 250। कितने होते थे, 250। पर 2014 के बाद इसके अंक जो है 175 हो गए, किसके, इंटरव्यू के। अंतिम चयन मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त किए गए जो अंक है उसके आधार पर हमारी मेरिट सूची बनती है और जो कि हमको देखने को मिलती है 1 सप्ताह पश्चात, इंटरव्यू के 1 सप्ताह पश्चात। तो यहाँ पे हमने बात करें किसकी, हमने तीनों परीक्षाओं के बारे में बात कर ली है। ठीक है, तो यहाँ मेंस और प्लस इंटरव्यू के बारे में बात करें तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें वो हम आगे बात करेंगे। ऐसे मतलब निबंध कैसे लिखना वो हम बात करेंगे, आंसर कैसे लिखना वो भी बात करेंगे, नोट्स कैसे बनाना वो भी। तो आप बताइए मुझे इन चारों टॉपिक में से आपको क्या चाहिए पहले, मतलब आपको नोट्स कैसे बनाना पहले बताना है, या उत्तर लेखन कैसे करना वो बताना है, या ऐसे कैसे। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो नोट्स कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। ठीक है, ताकि हम जो है उत्तर को लिख सकें। उसके बाद हम ऐसे वाला देखेंगे, उसके बाद हम इंटरव्यू वाला देखेंगे। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आप नए हो तो आपको सारी चीज़ें पता चल गई होगी, जिन्होंने पहले से जिसको पता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, पर जिन जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता था उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको समझ लेना है सारी चीज़ों को और अपनी तैयारी को शुरू कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जैसे नोट्स बनाना या जो भी हम टॉपिक पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।